बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के 57th सेशन में आज हम आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सेक्शन बाई सेक्शन रीड कर रहे हैं, जिसके हवाले से आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, जिस तरह लास्ट सेशन में हमने सेक्शन 122 को पढ़ा था, तो उसके हवाले से जो मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ अमेंडमेंट असेसमेंट, मेजर इशूज़ इंक्लूडिंग डिसअलाउइंग ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउंसेस एंड एडिशन, इसके ऊपर जो उसके अंदर मेजर इश्यूज़ हैं सेक्शन 122 के वाले से, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। आसिफ साहब एडवोकेट, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया जी। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से हर सेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट 3 सेशन सर की रहनुमाई में हम अभी तक कंडक्ट कर चुके हैं, सेक्शन 120, 121 और 122, ये तीनों सेक्शन वो हैं जो एक बुनियादी रीढ़ की हड्डी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, जिसके अंदर सेल्फ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट और अमेंडेड असेसमेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि एक रिटर्न कब, कैसे, किन हालात में फ़ाइल होगी, इसका स्टेटस क्या होगा, और बाद में उसको किन किन हालात में किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, जो जानना हर टैक्स पेयर या हर टैक्स लायर के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो सेक्शन 122 को हम थारोली देख चुके हैं, लेकिन उसके साथ जो को रिलेट करते हैं, जो उसके मेजर इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर आज हम रहनुमाई लेंगे। सर मंशा सुखेरा साहब से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और हमारी इस पर रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज वही टॉपिक जो हमारा लास्ट था, अमेंडेड असेसमेंट, उसमें हमने अमेंडमेंट की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके पैरामीटर कंडीशन देखी थी कि किस सिचुएशन में हो सकता है, फिर हमने अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 122(5) की देखी थी, जो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, और दूसरी रिविजनल जुरिडिक्शन 122(5) ये एडिशनल कमिश्नर जो है उनके मतलब देखा था, फिर उसकी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, ये वो सब कुछ देखा था। तो आज हम अमेंडमेंट जब उसने करनी है तो अमेंडमेंट किन चीज़ों के मतलब अमेंडमेंट करनी है तो वो देखेंगे। उसमें से मेजर जो है वो आपके डिसअलाउ जो करते हैं, जो हमने क्लेम किए होते हैं एक्सपेंडिचर, तो एक तो एक्सपेंडिचर की डिसअलाउइंग जो है उसके रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे। दूसरा अलाउंसेज, जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेज है, अमॉर्टाइजेशन है, डिप्लीशन है, ये दूसरी जो स्टैचुटरी बेनिफिट है उसको वो डिसअलाउ करते हैं, तो हम उनको देखेंगे क्या पैरामीटर हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, कितना वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसके अलावा एडिशंस हैं, फिर हम एडिशन का मैटर देखेंगे। तो एडिशन में जैसे कंसीलमेंट ऑफ सेल है, सप्रेशन ऑफ सेल है, आप देखते हैं कि बाद वो आपको कन्फ्रंट करते हैं कि जी आपकी सेल टैक्स में इतनी सेल है, आपकी इधर आपने इतनी डिक्लेयर की है, क्यों ना डिफरेंस ऐड कर दिया जाए। बाद दफ़ा वो कहते हैं जी आपके जो बैंक्स हैं उनमें इतने क्रेडिट हैं, आपकी सेल इतनी है, डिफरेंशियल क्यों ना ऐड कर दिया जाए। तो इसी तरह और सोर्सेज से भी वो कह सकते हैं कि डिफरेंस क्यों ना है। इस तरह प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में यूजुअली यील्ड रेशो होती हैं, या और वो कह सकते हैं कि फलान है, तो जैसे स्टील सेक्टर है उसमें 800 यूनिट है, 810 यूनिट है, 700 यूनिट फर्नेस के हैं, वो स्टैंडर्ड एक हैं, तो वो कह सकते हैं कि इसके मुताबिक तो ये बनती है, आपने कम प्रोडक्शन की है, क्यों ना डिफरेंशियल जो है उसको आपको सप्रेस प्रोडक्शन समझी जाए और रेट शेड लगा के आपको सेल की जाए। इसी तरह आपकी जो परचेजेज है उससे डिफरेंसेस होते हैं, सेल टैक्स में और आपने डिक्लेयर की है, कस्टम वाली वैल्यू और होती है, इंपोर्ट जो की होती हैं, और आपकी एक्चुअल और होती हैं, वो डिफरेंस आपको कन्वर्ट करते हैं। या अदरवाइज कहते हैं जी बैंक से आपने इतने पैसे ड्रा किए हैं तो इतने आपने विदड्रॉल्स हैं, जबकि परचेज आपने इतनी डिक्लेयर की है, इस बेसिस पे बाद वो डिडक्शन कर देते हैं। इसी तरह स्टॉक है, स्टॉक डिफरेंसेस पे वो कर देते हैं कि स्टॉक सेल टैक्स में आपने ये किया 30 जून को, वहाँ जो एनेक्चर है आपका, तो यहाँ आपने ये किया है, तो उस सिचुएशन में क्यों ना ऐड कर दिए जाएँ, या अदरवाइज उसके कास्टिंग डिफरेंस या वैल्यूएशन डिफरेंस की वजह से क्यों ना की जाए। तो एक जीपी रेट जी आपने पैरेलल केस में ये है, आपने ये कम किया तो इस वजह से आपकी क्यों ना कर दी जाए।
तो या कोई स्टॉक इन्वेस्टिगेशन या अदरवाइज रिपोर्ट गए तो उसके मुताबिक वो कहें जी इतने मिले हैं, ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आई है, तो उस बेसिस पे हम क्यों ना कर दी जाए। एक तो वो एडिशंस होती हैं। दूसरी आपकी एडिशन जो है आपका 39(4) है, जो कि अदर देन क्रॉस चेक आप कोई चीज़ लेते हैं, तो लोन लेते हैं या आप गिफ्ट है या और जो उसमें प्रेस्क्राइब आइटम है तो उसकी एडिशन होती है। उसके अलावा फिर सेक्शन 111 जो है उसमें डिफरेंट 4 कंडीशंस हैं जो आपकी एडिशन, अगर उनका नेचर सोर्स आप ना बताएं कि कहाँ से आए तो वो एडिशन हो सकती हैं। जैसे उसमें आपकी ए में है कि क्रेडिट एंट्री आपके अकाउंट में आई है, आप उसकी नेचर सोर्स ना बताएं, वो ऐड हो सकती है। दूसरा बी में आपके ने कोई इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में या कहीं और, उसकी आप नेचर सोर्स ना बता सकें तो उसमें एडिशन हो सकती है। फिर उसी तरह कोई मनी आपकी इन्वेस्टिगेशन की है या इंक्वायरी की है, आपके कोई पैसे शैसे आपसे उन्होंने पकड़े हैं या कोई मनी आर्टिकल सोना या कोई और चीज़ पकड़ा है, तो उसकी आप नेचर सोर्स ना बता सकेंगे, ये कहाँ से आए हैं, कब आपने परचेज किए हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से हुई है, तो फिर उसकी एडिशन हो सकती है। इसी तरह आपके कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है, आपने बाहर स्पेंडिंग की है, आउट ऑफ कंट्री गए हैं या लोकल है, एजुकेशन है या यूटिलिटी है, घर के हैं, क्लब के हैं, वो हैं सारे, तो उसकी वो पूछेंगे ये कहाँ से आए। अगर आपकी इनकम नहीं है या इनकम उससे कम है तो वो पूछेंगे ये कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ से आप नेचर सोर्स अगर आप नहीं बता सकते तो फिर उसकी एडिशन हो सकती है। ये जो फर्स्ट 3 आइटम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो पहले कन्फ्रंट करेंगे, नेचर सोर्स पूछेंगे, फिर अगर नहीं बता सकते तो फिर उसमें वो एडिशन करेंगे। इसी तरह फिर आखिरी वाला डी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसमें 3 चीज़ें वो एडिशन हो सकती हैं। एक सप्रेस्ड सेल है, अगर आपने सेल डिक्लेयर आपने सेल वो कन्फ्रंट करेंगे कि इतनी सेल है आपकी, जबकि आपने डिक्लेयर कम की है, तो डिफरेंशियल जो है नेचर सोर्स बताएं, है सेल है तो इसके बेसिस बताएं, नहीं बताएंगे तो उसकी एडिशन करेंगे। इस तरह सप्रेस प्रोडक्शन है, इस तरह कोई और अमाउंट है जो चार्जेबल टैक्स है आपने कंसील की है या सप्रेस की है तो वो आपको कन्फ्रंट करके पूछ सकते हैं, तो वो डी में फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वो एडिशन हो सकती हैं। तो ये यूजुअली एडिशंस है। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो सेक्शन जो है, जिस तरह सेक्शन 66 से लेके 73 तक है जो स्पेशल सेक्शन है। जिस तरह कोई जॉइंट आपका वेंचर है उसके रिलेटेड है, या अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है कि आपने क्लेम इधर सारे कर लिए एक हेड में जबकि दूसरे हेड के भी वो खर्चे हैं तो उसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। जैसे FTR और नॉर्मल है तो उसमें आपने अपोर्शनमेंट करनी है, सारे ही आप नॉर्मल में क्लेम नहीं कर सकते, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ही चीज़ अगर आपने पेमेंट बेसिस पे की है फिर अक्रूवल पे नहीं कर सकते, अक्रूवल पे की है तो पेमेंट नहीं करते। डबल डिडक्शन ड्राइवेशन जो है, डबल डिडक्शन भी नहीं हो सकती, डबल ड्राइवेशन भी नहीं हो सकती। तो इसी तरह उसी के साथ साथ वहाँ उनको पावर भी हैं कुछ कि एसोसिएट अंडरटेकिंग में कोई ट्रांजैक्शन है तो वो आपने एक के डिक्लेयर की है वो दूसरे को भी ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह रिकरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो आपने जो ट्रांजैक्शन किया है कि यहाँ बुक किया है वहाँ किया है तो उसको रिकरेक्टराइज करके उसकी आपकी अमेंडमेंट है फिर अकॉर्डिंगली जिस एंटिटी का बनता है वहाँ वो फिर उसको कर सकते हैं। इसी तरह आपके एसेट हेल्ड इन द नेम ऑफ माइनर सन वाइफ ये वो, तो उसके रिलेटेड जो एडिशंस हैं वो भी हो सकती हैं। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिडक्शन वाले देखेंगे कि डिडक्शन के हमारे प्रोविजन कौन से हैं, कौन से डिडक्शन ऑफ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर और नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। दो इसमें सेक्शन हमारा 20 और 21(2) है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने वही टैक्स जो एक्सपेंडिचर है विद इन 3 ईयर आपने अक्रूड किया है लेकिन विद इन 3 ईयर आपने उसको पे नहीं किया तो चौथे साल में वो आपकी एडिशन हो सकती है, तो वो 34 का 4 या 5 है उसको हम देखेंगे। इसी तरह सेक्शन 70 है, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया हुआ है लेकिन करने के बाद लेटर ऑन उसको पे नहीं किया या उसके पैसे वापस आ गए, आपने 2 लाख किया एक्सपेंडिचर लेकिन एक्चुअली उसके पैसे जिसको आपने दिया उसने वापस कर दिए या वो आपने पे ही नहीं किए, तो इसको कहते हैं रिकॉप ऑफ एक्सपेंडिचर। उससे रिलेटेड कोई रिकवरी हो जाए तो सेक्शन 70 है। तो सेक्शन 70 सेक्शन 34 का 4-5 जो है वो हम देखेंगे, साथ सेक्शन 20 देखेंगे, साथ 21 देखेंगे, साथ ही हम आगे 21 के साथ लेके 30 तक जो डिफरेंट सेक्शन है डिडक्शंस के वो सारे देखेंगे। साथ ही
174 जो है वो हम देखेंगे, ये सारे हम देखेंगे। और फिर इसके रिलेटेड आपके केस लॉ क्या है और उसमें टर्म या वर्ड यूज़ हुए हैं उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। इसी तरह वो 67 जो है सेक्शन अपॉर्चनमेंट वाला, FTR है और ये है तो उसमें अपॉर्चनमेंट कैसे करनी है वो हम देखेंगे। या अपॉर्चनमेंट एक एक्सपेंडिचर है, आपने वो 5 हेडों में किया हुआ है तो एक में नहीं फिर होगा, उसकी अपॉर्चनमेंट करेंगे तो वो देखेंगे। इस तरह फिर सेक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला डिडक्शन इन कंप्यूटिंग ऑफ इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसी तरह अगर हम दें जो डिडक्शंस हैं हमारे 5 हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन है, फिर अदर सोर्सेज है। अगर हम डिडक्शन को देखेंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी सेक्शन 16, 17, 18 है, उसके रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो वहाँ डिडक्टेबल है। यहाँ ये वाले जो हैं जो इधर मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस जो होगी वो चार्जेबल टैक्स अंडर सेक्शन 18 होगी, ये उसमें से डिडक्शन होंगे। इस तरह आगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो उसके अपने डिडक्शंस हैं, 37 या 38 में उसके दिए हुए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उसके 40 सेक्शन में अपने दिए। तो हर एक के डिडक्शन अपने अपने हैं और बिजनेस वाले मैंने जो गिने हैं उसके मुताबिक है। अगर आपकी इनकम या बिजनेस इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी है, तो उस सिचुएशन में उन इनकम प्रॉपर्टी वाले जो डिडक्शंस हैं वो उसमें से लेस होंगे, बिजनेस वाले ये वाले जो हम डिस्कस करेंगे इसमें होंगे, कैपिटल गेन वाले जो सेक्शन 38 में होंगे वो होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो आपके जो 40 सेक्शन में होंगे वो डिडक्शंस होंगे। क्लियर? इस तरह अब हम आज बिजनेस वाले करते हैं, फिर बिजनेस वाले सारे कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले डिडक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद कैपिटल गेन वाले पहले भी हमने डिस्कस किए हुए वो देखेंगे, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले वो डिडक्शंस जो हैं देखेंगे। तो इसमें एक जनरल डिडक्शंस है, एक स्पेशल डिडक्शन है। जो जनरल डिडक्शन डिविजिबल और इनडिविजिबल है वो आपकी सेक्शन 20, 21 और 174 में, और जो स्पेशल्स हैं वो फिर 22, 23 अलाउंसेज, अमोर्टाइजेशन और आगे सर्च ये वो आगे हैं, वो 30 तक वो हैं। तो वो हम अकॉर्डिंगली देख रहे थे। पहले हम जर्नल वाले जो हैं देख रहे थे, इसके सेक्शन हम ये भी देख लेंगे और साथ हम जो हमारी पास जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक हम करस्पॉन्डिंग भी देखते हैं या कंपैरेटिव भी देखते हैं कि 79 में कौन से थे या 61 इंडियन में कौन से सेक्शन है या 1922 में कौन से, ताकि आप उन सेक्शंस के वहाँ से भी केस ला ले सकते हैं। कोई इशू आए तो अकॉर्डिंगली आप फिर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम ये सेक्शन जो है ये 20 है, पिछले का ये इसी तरह डिडक्टेबल का अलहदा सेक्शन था 23 में डिफरेंट हेड वाइज दिए थे कि ये डिडक्टेबल है, और जैसे 21 का पैरेलल था 24 तो नॉन डिडक्टेबल रहता थे। तो यहाँ उन्होंने डिडक्टेबल को कंसोलिडेट करके इंडिविजुअली नहीं बताया, एक जर्नल प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम पर्सन, इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर ए टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर के लिए जरूरी है। ए डिडक्शन शैल बी अलाउड for any expenditure incurred by a person in the tax in the year wholly and exclusively for the purpose of business. इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर हम देखें तो जब भी हम किसी लॉ को या किसी सेक्शन को देखें तो पहले तो जितने भी सेक्शंस उसके सब सेक्शंस हैं वो एज ए इंटीग्रल होल इंटरप्रेट करने चाहिए और रीड करने चाहिए, क्योंकि वो सब सेक्शन जो है एक दो दे आर थ्रोइंग लाइट ऑन ईच अदर। इसलिए कंसोलिडेट करके एज ए होल हमें उसको कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, उसमें जो वर्ड या फ्रेजेस या चीज़ सेंटेंस यूज़ हुए हैं उनके अपने मीनिंग जो है या उनके स्कोप जो है इम्प्लीकेशन है वो भी देखनी चाहिए। तो अब से सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस है, वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब्जेक्ट टू और ओवर जो नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लॉज है। सब्जेक्ट टू मीन ये कंडीशन है, ये सबसर्विएंट है ये सेक्शन, जो कहीं ऑर्डिनेंस में और दिया हुआ है तो वो भी यहाँ इसके अंदर इसका ही पार्ट एंड पार्सल होगा। इसलिए सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस में जहाँ कहीं और कंडीशन लगी हुई हैं अलाउंसेस पे, डिडक्शंस पे, तो वो उसी तरह रहेगी, वो इसका पार्ट बनेगी। समझे, वो
फुलफिल, वो क्वालिफिकेशन कंडीशन वो फुलफिल करना पड़ेंगी। तो जर्नल स्टेटमेंट जो है सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द टैक्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेक्शन 18 जो है वो डील करता है विद कंप्यूटेशन ऑफ वो टैक्सेबल इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड फ्रॉम बिजनेस। तो उसमें जो इनकम चार्जेबल है फॉर ए टैक्स ईयर, तो वहाँ डिडक्शन है उन इनकम के तहत, शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। एनी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी जिस वर्ड के भी साथ प्रीफिक्स होगा, एनी उसके स्कोप को ब्रॉडन या इनलार्जमेंट करता है। तो इट मीन एनी एक्सपेंडिचर जो है, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, इनकर बाय ए पर्सन इन द टैक्स ईयर होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो पहले इसमें इस यहीं होली एक्सक्लूसिव की जगह पे पहले वर्ड जो था वो यहाँ था ड्राइविंग द इनकम। ड्राइविंग लिमिटेड है, इट मीन इनकम के लिए जो खर्च हुआ है। अब बिजनेस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बिजनेस में आप ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उसकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, इवन उसकी डेजोलेशन, वो भी सारे बिजनेस में आती है। पर्पज एक ब्रॉडर है, ब्रॉडर मीन पर्पज से मीन कोई भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें करनी हो वो उसको कहेंगे उस पर्पज़ है। अब बिज़नेस को कैरी करना, ऑपरेट करना, स्टैब्लिश करना, रन करना, डिसकंटिन्यू करना, वो सारे ही फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस है। तो इसीलिए फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस जो ब्रॉडर इन स्कोप है, लेटर हम केस भी इसमें देखेंगे। तो ओरिजिनली जब ये आया था ये वाला, बाद में इनकर वर्जन 1 पे होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज़, पहले यह था ड्राइविंग द इनकम, वो लिमिटेड स्कोप था। इसमें इसको होली एंड एक्सक्लूसिव क्लाज को भी इंटरप्रेट किया हुआ है। अब होली एक्सक्लूसिव ऑन द फेस ऑफ इट तो ये लग रहा है कि और किसी के लिए वो चीज़ एक्सपेंडिचर हो ही ना, स्पेसिफिकली इसके लिए हो, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट 2 की वजह से आगे सेक्शन 67 है अपॉर्चनमेंट का भी कंसेप्ट देता है कि अगर एक एक्सपेंडिचर एक से ज़्यादा हेड में इस्तेमाल हुआ है या FTR या उसमें है तो उसको फिर अपॉर्चनमेंट किया जाए, और जितना इसका है ये समझे वो होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर दिस पर्पज है, बाकी जो है वो दूसरों के लिए होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो ये टर्म जो है आगे इसको फिर ये मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, या अलाउ करनी चाहिए, या क्या कंडीशंस है, ये भी हम अभी गोल केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसको इंटरप्रेट किया हुआ है, हम उसको भी देखते हैं आगे। ये एक पार्ट हो गया कि जो भी एनी एक्सपेंडिचर जो भी इनकर हुआ है होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, वो जब इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द बिजनेस कहेंगे तो उसको उसमें से डिडक्ट करना है। पहले जनरल रूल्स ये है, बाकी फिर अगर कोई कंडीशंस हैं तो किसी सेक्शन में कि ये सब्जेक्ट टू दीज कंडीशन है तो वो उसके मुताबिक फिर चलेगा, वो क्वालिफिकेशन, कंडीशन, लिमिटेशन वो फिर फुलफिल करना पड़ेंगी। Subject to this ordinance where animal have been used for the purpose of business or profession otherwise than stock in trade and have died or become permanently useless for such purpose, the deduction shall be allowed equal to the difference between the actual cost to the taxpayer of animal and amount if any relies in case of carcasses or animals। तो अगर एनिमल आप यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में स्टॉक इन ट्रेड ना हो, जो आप बाइंग सेलिंग करते हैं वो ना हो, जैसे फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म के लिए वो हो, तो उस सिचुएशन में जो आपने उसकी कास्ट इनकर की है या जो उसकी डेथ पे या अदरवाइज वो रिलाइज होगी लेस करें, बाकी फिर उस साल में उसको चार्ज करते हैं की जा सकती। इसके बाद ये पहला वाला सेक्शन जो है यूजुअली ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तो अब जो आ रहा है 2 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं है, लेकिन कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं जैसे आपके फिक्स एसेट्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन या इंटेंजिबल्स हैं जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट वगैरह, उनकी अमॉर्टाइजेशन है, उनकी कास्ट जो इनकर करेंगे। इसी तरह प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो उनको भी उन्होंने वो इसमें कवर है, उनको अमॉर्टाइजेशन जो है उसकी करेंगे। तो उसमें उसके लिए स्पेसिफिकली सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऊपर सब्जेक्ट वेयर एक्सपेंडिचर रेफर टू सबसेक्शन 1 इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग a depreciable asset or an intangible asset with the useful life of more than 1 year or is a pre-commencement expenditure, the person must, ये must most important है, must mandatory एक किस्म का है, must depreciate or amortize the expenditure in accordance with section 22, 23, 24 and 25। तो 22, 23 डेप्रिसिएशन का है, 24 आपका इंटेजिबल का है, अगले वाला जो है
प्री कमेंस का है, तो उसमें जो प्रोसीजर या कंडीशन दी गई हैं उसके मुताबिक हम जो है डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, अमॉर्टाइजेशन आप वो इंटेंजिबल या प्री कमेंसमेंट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू और इसको करने के लिए या क्लेम करने के लिए तो वो कंडीशन वहाँ वाली जो है वो हमें फुलफिल करनी है। पहले रेवेन्यू वाले ये कैपिटल नेचर के हैं, इनके अलावा जो कैपिटल नेचर के होंगे वो जर्नली अलाउबल नहीं होगी। जैसे कैपिटल रिसीट जर्नली लायबल टू टैक्स नहीं है अनलेस अंडर किसी सेक्शन में स्पेसिफिक लेजिस्लेट ने कहा हो कि ये कैपिटल सीट या कैपिटल रेवेन्यू जो है टैक्सेबल है, उस अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होती। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर अदरवाइज अलाउबल नहीं होते, जिस तरह कैपिटल सीट या कैपिटल रेवेन्यू टैक्सेबल नहीं होते अनलेस अंडर उसको लॉ ने स्पेसिफिक उसको अलाउ किया। तो यहाँ उसने अलाउ किया तो उसके मुताबिक होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस where expenditure is incurred by a amalgamated company on the legal financial advisory services and other aspects relating to planning amalgamation deduction shall be allowed for such। तो लीगल एडवाइजरी सर्विस अमेलगमेशन कंपनी हो रही तो उस सिचुएशन में वो अलाउ होंगे। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं डिडक्शन नॉट अलाउड। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनेंस, तो यहाँ नॉट विद स्टैंडिंग का वर्ड नहीं हुआ, यहाँ एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द ऑर्डिनेंस नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, लेकिन नेगेटिव लो कोच्ड आगे तो इसलिए उधर सब्जेक्ट टू था, इधर नेगेटिव कोचिंग है, तो इसलिए कहा नो डिडक्शन शैल बी नाउ इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ पर्सन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर नंबर 1। इसमें ये इनको आप दोनों को पढ़ने के बाद फिर हम केसला जो अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। Any cess, rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or foreign country that is levied on the profit or gain of the business or assessed as a percentage otherwise than on the basis of such profit or gain। जो profit and gain की percentage basis पे जो टैक्स होगा, केस होगा, assess होगा तो उसको अलाउबल नहीं होगा। पहले ये है कि जो आपकी सेस है या रेट है या टैक्स है या पे या पेबल पाकिस्तान में अगर आप पे करते हैं वो आपकी प्रॉफिट और गेन की परसेंटेज पे वो कंप्यूटेशन उसकी होगी, तो अगर है तो वो फिर आपका अलाउबल नहीं होगा। इस तरह आगे है एन अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन, ये डिडक्शन 2 अमाउंट डिडक्ट हुई है, टैक्स डिडक्ट हुआ है, आपने किसी का किया है, वो टैक्स इटसेल्फ जो डिडक्ट हुआ है वो आपका नहीं है, आप वो क्लेम नहीं कर सकते, वो उसका है जिस पार्टी का किया है वो क्लेम करेगा, तो आपके लिए वो डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर है ए वाला मीन एनी सेस रेट और टैक्स पेड और पेबल बाय ए पर्सन इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री दैट इज लेविड ऑन द प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट पे कोई टैक्स लगा हुआ है, आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट पे अगर टैक्स लगा हुआ है तो वो अलाउबल नहीं। जैसे प्रॉफिट से पहले प्रॉफिट वाला टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स ही समझ लें, इनकम टैक्स इज नॉट ए डिविजिबल टैक्स, डिविजिबल एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स जो जितने भी टैक्स लगते हैं आपको वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना, तो वो अलाउबल नहीं है। अब आपका अकाउंटिंग में अगर आप देखें तो आप लिखते हैं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और आफ्टर टैक्स, तो आपको टैक्स कहाँ लगता है? बिफोर टैक्स पे। अब टैक्स का एक्सपेंडिचर इट्सेल्फ नॉट ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, नहीं तो ये भी ऊपर लिखना चाहिए हर एक में। जो टैक्स की अमाउंट आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम चार्जेबल फॉर टैक्स, इनकम चार्जेबल फॉर टैक्स, तो उसमें ये एडजस्टमेंट नहीं होगी, ये एडिशन होगी उसके जो टैक्स लगना है। नहीं, आप पे देखें, आप इनकम होती है, इनकम आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेल होगी, कास्ट ऑफ सेल होगी, एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल लेस की है, उसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड भी, फिर वर्कर प्रोडक्ट्स जो अलाउबल होते हैं, उसके बाद प्रॉफिट आ जाता है बीट बिफोर टैक्स। तो बाकी वो कास्ट ऑफ सेल और एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल वो अलाउ हुए ना, टैक्स तो बाद में आता है तो वो तो अलाउबल नहीं। टैक्स जो है टैक्सेबल इनकम है प्रायर टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स की अमाउंट। अगर अदरवाइज मेरे टैक्स भी लेस करना, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि उसको इसके साथ मिला के पढ़ें, क्या नाम है ये सेस वगैरह जो है, ये इन एडिशन टू इनकम टैक्स होगा कि इनकम टैक्स के साथ नहीं। अगर आप जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है वो दें तो वो अलाउबल है, जो आपके प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, नहीं, जो आपका प्रॉफिट या इनकम आई है उसकी बेस पे जो भी टैक्स लगेगा, वो इनकम हो, सेल हो, कोई टैक्स भी विच इज बीइंग टैक्स ऑन योर टैक्सेबल इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ योर टैक्सेबल इनकम,
वो अलाउबल नहीं होगा। फिर बता दूं, जो किसी और लॉ में टैक्स है, यहाँ वेल्थ टैक्स था, यहाँ अलाउबल है तो वो अलाउबल है। प्रॉपर्टी टैक्स है, यहाँ कहीं वो प्रॉपर्टी वाले में अलाउबल है तो वो अलाउबल है। जो टैक्स, सेस, रेट, टैक्स, व्हाट्स उनका नाम हो, जो एज ए परसेंटेज और या लेवी हो ऑन योर प्रॉफिट एंड गेन, चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इन फ्रॉम बिजनेस, तो वो वाला अलाउबल नहीं होगा। वो मिनिमम इनकम टैक्स 113 अलाउबल होगा कि नहीं है? होगा? 113 का जो मिनिमम इनकम टैक्स है मेरे प्रॉफिट पे तो नहीं लगा ना, मेरे गेन पे लगा, वो तो टर्नओवर पे लगा, डीमिंग लगा, वो अलाउबल, वो भी अलाउबल नहीं होगा ना। कोई भी टैक्स जो आफ्टर आना है वो नहीं लगना, ठीक है ना। प्रॉफिट बेस हो, वो प्रॉफिट एंड गेन भी वो ड्राइव हुआ है फ्रॉम द सेल। नहीं उसमें तो मेरा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मेरा तो लॉस है। मिनिमम इनकम टैक्स जो है सेक्शन 113 वो तो मेरे कोई भी टैक्स जो आपकी इनकम पे है, ऐसे समझ लें, जो भी इनकम पे है, प्रॉफिट पे है, गेन पे है, या किसी पे एज ए परसेंटेज और अदरवाइज ऑन द बेसिस, अदरवाइज का वर्ड यूज हो गया ना, तो किसी तरह भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट गेन से रिलेट करता है, तो सेल होगी तो आगे नीचे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वो नेट प्रॉफिट की बात नहीं है, पहले ये समझ लें। ये प्रॉफिट कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट है, जो चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड एंड फ्रॉम बिजनेस है। जो अंडर सेक्शन 18 है, 18 में वो नेट प्रॉफिट नहीं होता। नेट प्रॉफिट तो होता है वो जो आपका आफ्टर डिडक्टिंग एडमन सेलिंग वो आता है, नेट इनकम की बात नहीं है। ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड गेन which is computed in accordance with the method of accounting adopted by the taxpayer। मेथड ऑफ क्या होता है? अक्रूवल और आपका कैश सिस्टम, वो सेक्शन 32 में है। तो वो आप में उसमें जितनी आपकी रेवेन्यू होती है उसमें से कास्ट ऑफ सेल लेस करते हैं, तो वो ग्रॉस जो आते हैं वो दैट इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग सिस्टम। तो उसमें स्टॉक के मेजरिंग मेथड अपने होते हैं, परचेज, सेल और उसके अपने अक्रूवल शुरू होते हैं, तो उसके मुताबिक जो प्रॉफिट गेन्स होते हैं तो वो चार्जेबल टैक्स है। और उनमें से फिर ये डिडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस, एडमिन, सेलिंग अगले जो हम 20 से लेके 30 तक करेंगे, ये उनमें से डिडक्ट होते हैं। क्लियर जी? ये आप बिफोर प्रॉफिट गेन है, बिफोर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 20, 21 अगले अनवर्ड जो है आपके 30 तक जो है, और 174 वाले भी, ये उसमें से आगे लेस करने, लेस करेंगे तो फिर प्रॉफिट आएगा, या उसको टैक्सेबल इनकम कहेंगे। वो डिफरेंट हेड में डिफरेंट होगी। उस टैक्सेबल इनकम के जो टैक्स होगा वो डिडक्टेबल नहीं है। कुछ समझ लगी? जो टैक्स होगा इसी ऐसे समझ ले, नेट टैक्सेबल पे, प्रॉफिट पे, गेन पे, सेल पे, या दरमियान में किसी पे भी जो टैक्स लगेगा, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आएगा एज ए परसेंटेज या अदरवाइज एज ए ब्लॉक, फिक्स टैक्स भी तो लग सकता है। परसेंटेज कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट का हो, अदरवाइज भी लगेगा। तो फिक्स टैक्स है, FTR है, वो कोई भी अलाउ है नहीं, ठीक। FTR हो, मिनिमम हो, या कोई भी किसी नेचर का भी हो, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉफिट इनकम बेस होगा, वो वाला दैट इज नॉट रीजन। सर्विस पे और जजमेंट वैसे आई है इससे रिलेटेड। उन्होंने कहा कि अगर जो हम करते हैं ना सेल्स में आगे एग्जम्प्ट सेल्स कर देते हैं और हमारा इनपुट हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, इनपुट और चीज़ है, वो उन्होंने वो सेल टैक्स में आ जाता है ना कि वो महकमे ने डिसअलाउ किया कि जी ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं? महकमे ने डिसअलाउ किया कि ये सेल टैक्स भी आपका एज एक्सपेंस जो इनपुट आपने आगे अच्छा, पहली बात है ना कि सेल टैक्स इनपुट आउटपुट आउट ही टैक्स, वो अगर अदरवाइज अगर आपका एडजस्टेबल है या क्लेमेबल है या रिफंडेबल है तो अलाउबल नहीं, अदरवाइज वो अलाउबल है। वो क्योंकि इस प्रॉफिट बेस पे नहीं है। वो कैसे निकलेगा कि वो अलाउबल है? वो लैंग्वेज के किस पोर्शन से निकलेगा कि वो अलाउबल है? वो मैं बता देता हूँ ना। जैसे इंपोर्ट पे आप टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, हज़ारों चीज़ें देते हैं, तो वो दैट इज नॉट टैक्स ऑन द प्रॉफिट या टैक्सेबल चार्जेबल टैक्स, वो कस्टम एक्ट के तहत है। दैट बिकम पार्ट ऑफ योर कास्ट अनलेस एंटिल वो नेसेसरी ना हो, या वो उस आपकी नेग्लिजेंस की वजह हो, या वो रिफंडेबल या एडजस्टेबल ना हो। कास्ट को जब हम पढ़ेंगे तो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है कि कौन सी चीज़ें कास्ट का पार्ट बननी है और कौन सी चीज़ें नहीं बननी। तो उसने जो इनपुट आपका क्लेम है जो आप कर लेते हैं आउटपुट के अगेंस्ट, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका जो आउटपुट जो आपका रिफंडेबल है या एक्सेस है वो नहीं है। तो अदरवाइज आपका सेल टैक्स भी एक्सपेंडिचर है, सेल में से आप लेस नहीं करते।
सेल आप ग्रॉस देते हैं तो उसमें सेल टैक्स लेस करके नेट पे ही आती है ना इधर। तो इसी तरह परचेज में से परचेज वाला इनपुट लेस करते हैं क्योंकि वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट होना होता है। अगर आपने सेल टैक्स देना ही ना हो तो वो फिर एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। इस तरह इनपुट क्लेम नहीं करना होगा तो उसका कास्ट का पार्ट बन जाएगा। तो फिर उसका ज़्यादा बेहतर तरीका वैसे अगर हम उसको देखें तो हमें एग्जाम्प्ट सेल की सूरत में भी परचेज अपनी एक्सक्लूसिव टैक्स ले लेनी चाहिए ताकि हमें उसको एज एक्सपेंडिचर शो ही ना करना पड़े बुक्स ऑफ अकाउंट में। पहली बात, अच्छा अब एग्जाम्प्ट सेल और बात है। एग्जाम्प्ट सेल में तो वो आपका आउटपुट तो है ही नहीं, आपने एग्जाम्प्ट दिया है, आपने आउटपुट तो दिया ही नहीं। अगर इनवाइस की है तो गलत किया है आपने, ठीक है। पीछे आपने टैक्स दिया है अगर इनपुट वाला, तो इनपुट आप क्लेम ही नहीं कर सकते, तो वो कास्ट का पार्ट बनेगा, दैट इज पार्ट ऑफ योर परचेज, तो एक्सपेंडिचर है। समझ लगी? परचेज में जहाँ नहीं आपको लगनी, आउटपुट टैक्स नहीं लगना, जो पीछे आपने दिया है टैक्स, वो जो आउट इनपुट टैक्स है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, वो एडजस्टेबल नहीं है, वो रिफंडेबल नहीं है, इसलिए वो कास्ट का पार्ट है, वो दैट विल बी एडेड इन द परचेज। क्लियर जी? वो ये वाला नहीं है, ठीक है। वो कास्ट का जब हम कास्ट को पढ़ेंगे तो कास्ट के क्या कंपोनेंट है, तो कास्ट में कौन सी कास्ट ऐड होनी है कौन सी नहीं। एक तो उसकी परचेज प्राइस है, जैसे इम्पोर्ट को हम कहते पहले परचेज प्राइस है, फिर आपके बाहर कोई आपने टैक्सेस दिए हुए हैं उसके रिलेटेड, या इम्पोर्ट ड्यूटी है, या क्लियरिंग है, फॉरवर्डिंग है, इवन फाइनेंसिंग है, या अदरवाइज फॉर ब्रिंगिंग टू द लोकेशन एंड कंडीशन फॉर सेल तक जितने एक्सपेंडिचर हैं वो सारे उसका पार्ट होंगे। और टैक्सेस ड्यूटी जो होंगे वो भी पार्ट होंगे, बट जो रिफंडेबल हैं या क्लेमेबल हैं वापस मिलने वो नहीं होंगे। इसी तरह जो कास्ट, हर कास्ट ऐड होनी है, लेकिन कोई नेग्लिजेंस कास्ट होगी, अननेसेसरी होगी, तो वो नहीं होनी, वो फिर आपका लॉस में, प्रॉफिट इन लॉस में, एक्सपेंस में उसको क्लेम करेंगे, उस कास्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये फंडामेंटल रूल है जी। जब हम सेस की बात करते हैं तो सेस है या शुगर केन सेस है या कॉटन सेस है, और वो वक्त से पहले ले लिया जाता है। रिटर्न तो हमें देनी जून एंड के सितंबर में, अक्टूबर, लेकिन सेस जो है वो आपका बहुत वक्त से पहले ले लिया, ठीक है। अब वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा या उसका जो यहाँ लिखा है कि ये नहीं, यहाँ ये नहीं है कि कोई सेस भी आपको अलाउ नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है कि कोई रेट आपको अलाउ नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है कि कोई टैक्स आपको अलाउ नहीं है। एनी से आगे भी है ना, एनी, सेस, रेट और टैक्स, उसके बाद आगे क्वालिफिकेशन है जो आपके प्रॉफिट या गेन पे बेस करती हूँ। जो आपका प्रॉफिट आपने ड्राइव किया है, नेट प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम है, उसकी परसेंटेज या उस पे लगता हो। सेस अगर शुगर प्रोडक्शन पे लगती है तो ये इस प्रॉफिट पे नहीं है ना। फिर इसमें बेसिकली जो कीवर्ड है वो प्रॉफिट एंड गेन है, उस बेसिस पे जो लगता हो, जो नेट आपको टैक्सेस लगने, सेस लगना है या रेट लगना है, जो आपका प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम आनी, उस पे जो लगेगा, जो गेन प्रॉफिट पे जो लगता है वो इन परसेंटेज या अदरवाइज, वो आपका लाभ बने। अदरवाइज तो जितनी सेस है, रेट है, टैक्सेस है, चुंगी है, आप देते हैं, सारा अलाउबल है, इंडिपेंडेंट भी अलाउबल है और कास्ट का पार्ट भी बनते हैं। अगर कोई माल ला रहे हैं उसके इनकर हुई है तो वो वाला है, अदरवाइज आपने ट्रैवल किया, कोई चीज़ आई है तो वो अलाउबल है। सारे सेस, सारे रेट, टैक्सेस सब अलाउबल हैं। तो सारे एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली होता है रेट, टैक्सेस, ये वो, रिपेयर, हर चीज़ अलाउबल है जो प्रॉफिट गेन के बेस करे, जो हमारा टैक्सेबल इनकम या गेस प्रॉफिट, वो जो अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द बिजनेस, जो इसको हम समझ रहे हैं, उसकी परसेंटेज या उस बेसिस पे लगा हो, वो इस बेसिस पे नहीं लगे हुए, जो इस बेसिस पे लगेगा वो अलाउबल नहीं है। अदरवाइज तो टैक्स जो हम दे रहे हैं, जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, वो भी अलाउबल हो जाएगा, वो सारी अलाउबल है, वो क्योंकि बेस नहीं करती ऑन आवर गेन और प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट पे तो जो हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो मिनिमम हो गया या नॉर्मल हो गया या दूसरे फाइनल टैक्स वाले जितने टैक्स की हम लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना, वो ये उसके मतलब है कि वो आपको टैक्स अलाउबल नहीं है। नहीं तो अदरवाइज फिर आफ्टर टैक्स पे टैक्स एक्सपेंडिचर ही लेस हो, जैसे कि 30% आपका लगना है तो 30% प्री टैक्स पे ना लगे, आफ्टर टैक्स पे लगे फिर, ठीक है। इसमें 30% प्री टैक्सेबल पे लगता है ना 30%, तो बाकी क्या बचता है 70%। फिर अगर हम कहें ये अलाउबल है तो वो 70 पे 30 लगे, क्लियर जी। तो इसीलिए वो ये टैक्स बिफोर टैक्सेबल के में जो टैक्स लगता है, टैक्स अलाउ करके नहीं लगता,
जैसे आपको वर्कर फंड या पार्टिसिपेशन फंड है वो आपको अलाउ करके लगते हैं। जो वर्कर वेलफेयर फंड है वो एक का वर्कर वेलफेयर फंड उसका था जी 2% आफ्टर टैक्स है, वो अलाउ करके करना है। तो पहले उसको लेस करते हैं, प्री टैक्स आपके पास होती है, उसको लेस करके फिर 100 उसको 102 समझते हैं, उसका 100 करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर जी। तो वो उसके मुताबिक क्योंकि वो अलाउबल होता है। तो यहाँ ये टैक्स जो है जो आपने टैक्सेबल इनकम पे देना है वो एज ए परसेंटेज या अदरवाइज जो है वो रेट हो, टैक्स हो, कोई चीज़ भी हो, ड्यूटी का वर्ड नहीं बना, ड्यूटी शूटी भी हो जो बेट्स करती हो हमारे एज ए परसेंटेज या प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस, तो वो अलाउबल नहीं होगी। क्लियर जी। आगे हैं जी। ऊपर दूसरा मोस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन फॉर फ्रॉम एन अमाउंट ड्राइव बाई पर्सन। तो जो अमाउंट आपकी टैक्स डिडक्टेड है वो भी एक किस्म का टैक्स ही होता है। जो मेरा एडवांस कटा है, हाँ जी, आपका जो एडवांस कटा हुआ है तो आप उसको भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसको भी आपने उसका टैक्स का पार्ट बनाना है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको भी आप एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। एक तो आपने खुद पे किया है या एज ए परसेंटेज या अदरवाइज लगता है, या दूसरा आपका किसी ने डिडक्ट कर लिया है। आपने इनकम कोई आई सेल की उस पर काट लिया है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्सपेंडिचर है अलाउ कर लें, लेस कर दें, क्योंकि वो फिर आपने क्योंकि आपको क्लेमेबल है वहाँ, वो फाइनल डिस्चार्ज है तो वहाँ है, यहाँ है तो वहाँ आप करते हैं। तो इसलिए उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने उसको क्लेम किया हो तो वो भी आपका इनएडमिसिबल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आगे चल any expenditure from which person is required to deduct or collect tax under the unless person has paid or deducted and paid the tax as required division from। इसमें एक्सपेंडिचर की बात है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो है, वैसे तो एक्सपेंडिचर पे विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता, वो लगता है पेमेंट पे। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड हो सकता है, पेमेंट पे भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्टेड। तो यूजुअली कंपनी कहती है और रूल ये होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप अक्रूवल बेसिस पे देते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट की हुई है और पेमेंट पे आपने जिस पे टैक्स डिडक्टेबल है और आपने डिडक्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में वो एक्सपेंडिचर जो है वो आपका जो है इनएडमिसिबल हो जाएगा। इसके लिए आगे प्रोविज़ो भी है। पहले इस सेक्शन के लिए पहले ये था कि क्या ये जो पूरा सेक्शंस है ये जो कास्ट ऑफ सेल या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उस पर अप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि वे प्रॉफिट एंड लॉस गेन में से डिडक्ट करना है। तो कुछ केस लॉ या पहले एक सर्कुलर भी था जो सेक्शन 24 के रेफरेंस से था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस जो हैं उस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल है। जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या ट्रेडिंग कास्ट का पार्ट, कास्ट ऑफ सेल है, परचेज है, यूटिलिटी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की हैं, तो या और सैलरी वहाँ जो चार्ज होती हैं उन पर ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए 2013 PTT 900 है और 2012 का भी कोई केस है, आगे हम देखेंगे, उसमें ये होल्ड हुआ है कि ये उन पे अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अभी ये जो है ना कंट्रोवर्सी नहीं है तो कि उस पर लगना है या नहीं लगना, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो यहाँ फिर परचेज़ को स्पेसिफिक इससे भी है थोड़ी सी जो हमें मिलती है, इसमें से जो स्ट्रेंथन होता है हमारा आर्गूमेंट के ये प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं है, अनलेस सेंट्रल ट्रेडिंग पे नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, अनलेस सेंट्रल स्पेसिफिकली उसको मेंशन ना किया जाए। तो इसमें परचेजेस को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया उन्होंने। तो अदरवाइज परचेज तो स्टॉक का पार्ट भी हो सकती हैं, तो स्टॉक का पार्ट होगी तो वो तो कास्ट ऑफ सेल में आई नहीं है तो उसको डिसअलाउ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने इस साल अगर कोई परचेज कर लिया और 10 सालों में बेची है तो इस साल का पोर्शन आया ना, अगले सालों का तो यहाँ डिसअलाउ नहीं कर सकते। कास्ट ऑफ सेल का तो वो पार्ट बना जो इस साल बिका है, जिसकी सेल हुई वो कास्ट ऑफ सेल है, बाकी तो स्टॉक एंड ट्रेड है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली फिर परचेजेस को ये इस लिटिगेशन में फिर परचेज को ऐड किया, प्रोवाइडेड दैट डिसअलाउइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड अंडर दिस लॉ शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। तो यहाँ उन्होंने क्लॉज लगा दिया कि बाकी चीज़ें तो ये भी था कि सारी परचेज डिसअलाउ हो सकती है,
सारी परचेज डिसलाउ, डिडक्शन नहीं की तो सारी परचेज डिसलाउ कर दें तो सेल पे ही लग सकता है टैक्स के नहीं। तो इसको उन्होंने इस पर भी क्लॉग लगाया, लिमिटेशन लगाई कि सारी परचेज नहीं हो सकती, डिसलाउ नहीं हो सकती ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो इसी तरह फिनिश गुड्स हैं या रॉ मटीरियल है, वो अप टू अगर डिसलाउ भी करना है, डिडक्शन नहीं की, एक तो बिलो लिमिट वाले या एग्जम्प्ट वाले तो वैसे ही निकल जाएंगे। उसके अलावा जो डिडक्टेबल है, पहली बात ये देखनी चीज़ें उस पर टैक्स डिडक्टेबल या कलेक्टेबल हो, और फिर आपका फेलियर हो। फेलियर भी डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश करना है कि आपका फेलियर। इस पर भी एमसीबी बैंक की अभी एक ये शायद जमीर साहब की भी एक जजमेंट है, उस पैरामीटर दिया हुआ है कि उसके मुताबिक वो सारी आप फेलियर शेयर इस्टेब्लिश करें और बर्डन जो है वो डिपार्टमेंट पे है। तो वो सारे उसका फेलियर और जितने ट्रांजैक्शनल टैक्स है तो पार्टिकुलर ऑफ ट्रांजैक्शन भी बताने कि कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, क्या रेट है उसका, कौन सी पार्टी है, कितनी अमाउंट है, कब दी है, तो फिर वो इस्टेब्लिश होगा। तो वो पैरामीटर जो है उसके इंग्रेडिएंट जो है वो भी सारे इस्टेब्लिश करने। तो परचेजेस को मैक्सिमम जो है 25% तक परचेजेस जो हैं वो डिसअलाउ हो सकती हैं, उससे अबव जो है इस सेक्शन में नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपका 161-205 का आर्डर हो चुका हुआ है तो उस सिचुएशन में आप पे फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पे डिफ़ॉल्ट हो गया, आपने वो टैक्स दे दिया। यहाँ अमाउंट है कि टैक्स पेमेंट है, ठीक है ना, डिडक्शन और नॉन पेमेंट। अगर आपके डिडक्शन नहीं हुई, सब्सिक्वेंट आपने पे कर दिया, वैसे तो रिटर्न फाइल कर दे बंदा जिसका आपने नहीं डिडक्ट किया, तो उसके ने रिटर्न फाइल कर दी तो आपने ड्यू टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी, तो उस सिचुएशन में फिर नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है 25 तक नहीं बढ़ना, 161 और 205 का आर्डर हुआ है, या आपने रिटर्न फाइल कर दी है, या एग्जम्प्ट है, या बिलो लिमिट है, या एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू है, तो या और 46AA क्लास है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में, उसमें कोई आइटम लिस्टेड है जो पहले 586 एक SRO होता था, तो उसके तहत भी आप दे सकते हैं कि किन किन चीज़ें, तो जिसमें आपका पेट्रोलियम है या आपके और हेड हैं काफ़ी सारे, रिपेयर मेंटेनेंस के भी हैं, आपके जो ब्रोकरेज है या एयर टिकटिंग है, इस तरह के काफ़ी सारे आइटम है उसमें मेंशन है जिन पे अदरवाइज बिलो लिमिट है या नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, तो वो चीज़ें वैसे एग्जाम्प्ट होंगी, तो वो वैसे ही डिसअलाउ नहीं हो सकती। इसी में सवाल है मेरा 21C में एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गए 122(5) में एडिशनल ने ऑर्डर किया हुआ है, क्या उसके बाद मेरा 161 हो सकता है? 122(5) में विद रेफरेंस टू 21C कमिश्नर ने मेरा डिसअलाउ कर दिया कि जी आपके एक्सपेंडिचर दीजिए, विथहोल्डिंग नहीं हुई, मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, क्या उसके बाद मेरा 122(5) हो सकता है? 122(5) या 161 हो सकता है। 161-205 की जो है ना 1, 2, 3, 4 पेनल्टी है 161 नॉन डिडक्शन की। नॉन डिडक्शन की पहली पेनल्टी ये है कि आपसे पर्सनली रिकवर हो सकता है, दूसरी पेनल्टी है कि आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी साथ लगाया जा सकता है, तीसरा आपका एक्सपेंस भी जिस पे डिडक्शन नहीं हुआ है अंडर दिस सेक्शन डिसअलाउ हो सकता है, चौथा आपको पेनल्टी है अंडर सेक्शन 182 वो लगाई जाती थी, पाँचवा आपकी प्रोसिक्यूशन 2 साल की कैद भी आपको हो सकती है। तो सारे इंडिपेंडेंट सारे भी लगाए जा सकते हैं। आपको क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक हो गया हैं? टैक्स रिकवर दोबारा नहीं ना करेंगे, वो तो एक दफा नहीं, रिकवर तो किया ही नहीं उन्होंने, यहाँ तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ किया है जी, तो यहाँ कब रिकवरी की? रिकवरी नहीं की, वो पेनल्टी उधर लगा के पर्सनली यू आर लायबल वो अलहदा है, एक्सपेंस डिसअलाउ करना अलहदा है, पेनल्टी लगाना अलहदा है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगाना अलहदा है, और प्रोसिक्यूशन अंदर करना अलहदा है। सर ये सारे के सारे सेक्शन एक ही दफा सारे लग सकते हैं या एक लगेगा सिर्फ? नहीं, सारे लग सकते हैं, सारे पेनल्टी है ना आपको। 100 कर सकता है और साथ आपसे रिकवरी भी करेगा, कर रहे ना करे वो अलहदा है। लॉ में ऐसे है, अच्छा लॉ में पहली चीज़ है कि 161 सेक्शन है, वो डील करता है कि आपसे जिसने विद होल्ड या कलेक्ट करना था ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो उससे वो अमाउंट जो उसने कलेक्ट नहीं की वो पर्सनली लायबल है, एक बात होगी। दूसरा 205 सेक्शन अलग है, वो कहता है कि जिस डेट को आपने कलेक्ट डायरेक्ट करना था उस डेट से लेके जिस डेट को आपने पेमेंट की है उस डेट तक आपने स्टेट के पैसे यूज़ किए हैं, तो उस 18% या 12% जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है वो दें। क्लियर जी? आगे वो कहता है कि यहाँ सेक्शन कहता है कि जिसने डिडक्ट कलेक्ट करना था नहीं किया तो उसका एक्सपेंडिचर जिस चीज़ पे उसने नहीं किया, अगर एक्सपेंडिचर है उसको डिसअलाउ किया जाएगा। 182 सेक्शन ये अलहदा सेक्शन है, 21 का C जो है
21 अलहदा एक्सपेंस को अलाउ करता है। 182 का अलहदा सेक्शन है, वो पेनल्टी वाला है। वो कहता है जो डिडक्ट नहीं करेगा और नहीं करेगा उस पर पेनल्टी इतनी रुपये होगी। 192 जो है वो प्रोसिक्यूशन का है कि जो डिडक्शन नहीं करेगा या कलेक्शन नहीं करेगा जो प्राइस है उसको फिर 2 साल कैद होगी। तो अब अलहदा सेक्शन है, ये डिपेंड करता है उसने कौन सा इन्वोक करना है। ये नहीं कि एक इन्वोक किया दूसरा नहीं कर सकता, वो सारे ही इन्वोक कर सकता है। मैं इसीलिए कहता हूँ ये इनइक्विटेबल है ये क्लॉज सारे। वो तो सारा टैक्स ला ही इनइक्विटेबल। किताब सिर्फ बाय से सुर्ख है, ये सबज है, अंदर सारा ही काला काला। ये हमने इस पे एक की थी, रिट की हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। उसमें हमने कहा ये ड्यूटी जो है ना टैक्स कलेक्ट करना, ये स्टेट फंक्शनरी का काम है, टैक्स पेयर का नहीं है। अगर वो नहीं करता तो उस पर कोई पेनल्टी, कोई सरचार्ज कोई नहीं है। अगर टैक्स पेयर जिसने अपना काम करना है, जिसने बिजनेस करना है, टैक्स काम कलेक्ट करना या देना उसका काम नहीं है, उसका काम तो टैक्स काम करना है। उनका काम, उनकी ड्यूटी जो है कि उसका रिकॉर्ड भी रखे, उस पर एक्सपेंडिचर भी इन करे, कलेक्ट करे, लोगों से कलेक्ट करके उनको जमा कराए। अगर ना करे तो फिर एक्सपेंडिचर भी डिसलाओ, फिर पैसे भी दे, डिफॉल्ट सर्चार्ज भी, पेनल्टी दे 2 साल को कैमरे। तो एज ए इक्विटेबल डिपार्टमेंट ना करे तो उनको भी तो कैद देनी चाहिए ना 2 साल, या उन पर भी तो पेनल्टी लगनी चाहिए, उनको भी पर्सनली रिकवर करना चाहिए। इस तरह जैसा लॉ है लेकिन जैसे 148 सेक्शन उसमें कलेक्शन की ड्यूटी किसकी है? कलेक्टर कस्टम की। अब कलेक्टर कस्टम किसी वजह से नहीं कलेक्ट करता तो उसको पर्सनली रिकवर कभी किसी ने रिकवर किया है? हज़ारों इंस्टांस है। तो फिर क्या उसको उससे डिफॉल्ट सरचार्ज लिया? कभी पेनल्टी लगाई है? कभी उसकी प्रोसिक्यूशन या हुई है? ये 1-2 जजमेंट है उसमें ये उन्होंने लिखा भी है कि उन पे तो आज तक कभी किसी ने किया। तो टैक्स पेयर पे सारा सब कुछ चलता है। तो इसलिए वो अपनी जगह पे रिटर्न अपनी जगह पे बहरहाल, क्योंकि इस वक्त मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू विद होल्डिंग है स्टेट का, उसी पे फोकस है, उसी को ही ऑनवर्ड चलता है। तो उसी को फिर यूजुअली सारी जो है पेनल्टी सारी इतना ला इवन दो देर, लेकिन इस तरह है नहीं। 161 205 के भी फेलियर नहीं इस्टेब्लिश हुआ, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई नहीं किए, फलां नहीं है, तो रिमांड पर कितनों पे टैक्स लगा है। डिफॉल्ट सर्च भी कम ही है, या ट्रिब्यूनल जाके ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली केसेस। अभी तो MCB की केस आ गई, अभी शायद जमीर साहब की जजमेंट लेटेस्ट आई, उसमें उसने पैरामीटर दे दिए। उसने कहा नंबर 1 तो पहले आपने 44(4) वाला जो है 44(4) को देखना है कि 44(4) में क्या है? रिकॉन्सिलेशन किस किस्म की कि जो स्टेटमेंट फाइल की है अंडर 165 उसमें जो अमाउंट दी है उसको जो रिटर्न में अमाउंट दी उससे कंपैरिजन करें। अगर वो फाइल ही नहीं की तो ऑपरेट ही नहीं होता, ठीक है। उन्होंने कहा अगर स्टेटमेंट फाइल ही नहीं की तो कंपैरिजन किससे करेगा, क्या डिफरेंस है, क्या रही है। तो इसलिए पहले इंश्योर करें कि वो उसकी कंप्लायंस करवाए कि 165 की स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट को फिर कंपैरिजन करे विद द रिटर्न फिगरों से, फिर उसकी रिकॉन्सिलेशन मांगे 44(4) की रिकॉन्सिलेशन है। डिफरेंस पहले वो खुद पॉइंट आउट करे ना, ये डिफरेंस है। अब फिर मांगे रिकॉन्सिलेशन। तो 44(4) को पढ़े हम, अगर 44(4) में 165 की स्टेटमेंट की फिगरें होंगी तो आगे इधर चलेगी। वो कोई फाइल ही नहीं करता या देखते नहीं उनके, पहले उसकी कंप्लायंस करें, उसकी पेनल्टियाँ लगाएं, उसको सारा कुछ करें, ठीक है। पहला स्टेप ये। फिर दूसरा स्टेप उन्होंने कहा है कि उसके ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर जो है किस पार्टी का है, नेचर ऑफ क्या है। आप ऐसे ही नहीं लगा सकते प्रजम्पशन पे भी इतने डिफरेंस है, इस पर लगा दें। आप बताएं कि नेचर क्या है, गुड्स है, सर्विसेज है, एग्जीक्यूशन है, रेंट है, कोई और चीज़ है, इम्पोर्ट है, क्या चीज़ है, नेचर उसकी क्या है। फिर पार्टी कौन सी इन्वॉल्व है, किसने क्लेम करना है, फिर अमाउंट इन्वॉल्व कितनी है, पेमेंट डेट क्या है, उस डेट को बिलो लिमिट तो नहीं, एग्जाम्प्ट तो नहीं, तो किस डेट पे पेमेंट, अक्रूड तो नहीं, ग्रास अमाउंट पे ऐसे ग्रास परचेजेस पे नहीं लगा सकते। इंडिविजुअल, क्योंकि ये ट्रांजेक्शनल टैक्स है, इंडिविजुअल लगना है, किस चीज़ पे लगना है, पेमेंट बेसिस पे। इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है, परचेज नहीं है, परचेज तो अक्रूड है। जब आपने पेमेंट की, हर ट्रांजैक्शन की पेमेंट जो है और पार्टी के रेलेवेंट है, तो पार्टी के पार्टिकुलर डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट सब्जेक्ट टू है भी कि नहीं है, तो वो ये पैरामीटर जो है बेसिक ट्रांजैक्शनल पार्टिकुलर जो है वो मेंशन होंगे तो फिर होंगी। फिर फेलियर एस्टेब्लिश करना जो है डिपार्टमेंट का काम है, वो एस्टेब्लिश करे। तो रिक्वायर्ड टू डिडक्ट भी है, वो भी उसने एस्टेब्लिश करना है, पेमेंट भी उसने एस्टेब्लिश करना है। तो जितने 161 के इंग्रेडिएंट है, फिर उसमें 1A अलहदा भी है, अपॉर्चुनिटी देनी है। प्लस इन द मीनवाइल अगर उसने टैक्स दे दिया है
अगर जिसका आपने काटना था उसने दे दिया है तो फिर भी आप पे ये विद होल्डिंग नहीं लगता। फिर क्या है, फिर जिस डेट को उसने डिडक्ट करना था उस डेट से लेके जिस डेट को उसने रिटर्न फाइल की है उस डेट का डिफॉल्ट सरचार्ज आपको जो है देना पड़ सकता है, ओरिजिनल फिर नहीं आप पे लगेगा। तो ये भी पहले इंश्योर करना है कि क्या उसने रिटर्न फाइल किए कि नहीं। तो ये पैरामीटर सारे जज साहब ने कीपिंग इन व्यू वो एमसीबी वाली जजमेंट और एक उनकी अपनी भी एक जजमेंट थी एडवांस टैक्स के रिलेशन से पहले 2023 की था हैं 2023 में अभी आई, पहले भी उन्होंने 2015 में एक जजमेंट दी थी पेपको थी मेरा पहले 15 में 16 पेपको थी, उसी को उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है तो उसको फॉलो करते हुए इसमें पैरामीटर है इसमें। नहीं इसकी अभी जो आई है पीछे कल ही तो मैंने आपको लिखाई थी किसी में, आपने विद होल्डिंग अभी उसका नहीं अमान नेटवर्क वाली। हाँ हैं अच्छा साइटेशन उसकी क्या अभी रिपोर्ट हुई है इसमें, तो उसको आप पढ़ लें, उसमें एमसीबी बिल्स जो सारे केस जो है उसमें 161 जब करेंगे हाँ उसमें सारी होंगी। क्लियर जी। तो ये वाला जो है इवन दो सीम टू बी बहुत हार्श ये वो है लेकिन उस तरह अनफोर्स अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। उसके पैरामीटर ये वो इतनी चीज़ें हैं कि उस तरह इन द मीन रिटर्न ऑलमोस्ट जिसका आपने काटना उसने रिटर्न फाइल कर ही दी होती है, तो बेशक वो थोड़ा सा 1000 रुपये भी टैक्स दे दे कौन भी उसने टैक्स लाइबिलिटी वसूल कर दी, तो इसलिए फिर वो या एग्जाम्प्ट है। बिलो लिमिट वाले भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, फिर ट्रांजेक्शन का आपने लेजर लेना है, स्पॉट परचेजेज हैं, ये वो काफ़ी सारे और भी फैक्टर हैं जिसके तहत तो ज़्यादा इतनी इम्प्लीकेशंस नहीं है जितना नज़र आ रही हैं, ठीक है। जितनी पेनल्टी नज़र आ रही इतनी है नहीं है। 21L और M है, दो ये सेक्शन इसमें एक ग्रेजुएटी वाला है वो भी अब नया इस अगले नेक्स्ट जी। इसके बाद अमाउंट ऑफ कमीशन पेड आर पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई अ प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल सेक्शन है वेयर द अमाउंट ऑफ कमीशन पेड आर पेबल एक्सीड 2.2% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट सप्लाई देयर ऑफ अनलेस पर्सन टू होम द कमीशन इज पेड पेबल एज द केस में बी इज अपीयरिंग इन द टैक्स पेयर लिस्ट। तो नॉन टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है तो उसका वो वाला 0.2 तक वो इनएडमिसिबल है, एक्सीडिंग 0.2। उसके बाद इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस सच लिमिट आर इन वायलेशन ऑफ कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब। तो ये इसको हम रूल के साथ पढ़ेंगे। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जनरल तो रूल है कि अलाउबल है लेकिन वहाँ कुछ कंडीशंस हैं हेड ऑफिस एक्सपेंस ये वगैरह वगैरह, तो उस सिचुएशन में इन रिलेशन टू वहाँ जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल करना पड़ेंगे। खोल लेंगे रूल 2001 इंटरटेनमेंट के रूल ताकि हम करते ही जाएं। ये क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको हर एक को इंडिविजुअली और इनके केसरा देखेंगे, बेशक 2 या 3 प्रेजेंटेशन इस पे लग जाएं, तो क्योंकि यही रोज़मर्रा यही काम हमारा होता है तो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस हमें करने की ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट रूल 10 for the purpose of clause D of section 21 which provide for limitation on the deduction of entertainment expenditure and subject to sub rule 2 deduction of entertainment shall be limited to the expenditure incurred by person that satisfies the condition laid down in subsection 1 of section 20 and which is। तो एक तो 20(1) वाली वो इनकर फॉर द पर्पज एज ए होल वो वाली फाइल करनी है, प्लस इन एडिशन टू दैट ये वाली कंडीशन जो है वो आपने करनी है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एंड इन कनेक्शन विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर वेयर सच एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज ए हेड ऑफ एक्सपेंसेस। तो ये सेटिस्फाई करना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर पाकिस्तान एंड टर्न ऑफ ए फार्म कस्टमर एंड सप्लायर इन पे है तो वो वाला आपको लायबल। एक्सपेंडिचर इंटर कस्टमर एंड क्लाइंट एट द पर्सन बिजनेस प्रेमिसेस पे कस्टमर क्लाइंट की इंटरटेनमेंट है तो वो लायबल। एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द इंटरटेनमेंट
एट द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एजेंट डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज, तो वो इंटरटेनमेंट जो है वो अलाउबल है। एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांच, वो अलाउबल है। ए पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन डिडक्शन ओनली फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इंटर ऑफ ए पर्सन रिलेटेड डायरेक्टली टू पर्सन बिजनेस, बिजनेस से जो डायरेक्टली रिलेटेड है वो वाले होंगे। इंटरमेन मीन्स ये इसमें फिर उसने डिफाइन भी कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या है। इंटरटेनमेंट मीन्स द प्रोविजन ऑफ मील रिफ्रेशमेंट एंड रीजनेबल लेयर फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म एंड कस्टम ऑफ द बिजनेस इन पाकिस्तान। तो इससे मुराद फैसिलिटीज में क्या आएगा? हैं, लेयर फैसिलिटीज में क्या आएगा? लेयर के साथ एक वर्ड भी है, उससे पहले क्या है? रीजनेबल। हाँ, रीजनेबल लेयर। रीजनेबल में क्या आएगा? अब उसके बाद रीजनेबल लेयर है, एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेयर नहीं है। तो जो ऑर्डिनरी लेयर है, रीजनेबल से मुराद जो बिजनेस से कनेक्टेड हो। तो थोड़ी बहुत जो आप लोग भी बार वाले भी बार दफ़ा कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन के साथ भी कोई सिलसिला कर लेते हैं, तो उस हद तक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। वो रीजनेबिलिटी जो है ना, इसके लिए अपने रूल्स हैं। रीजनेबल के फैक्ट सर्कमस्टांसेस के मुताबिक या नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक होती है। अब आपका एक हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है, तो इसमें एक ये भी है कि रीजनेबिलिटी क्या है। और रेवेन्यू का हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिग कंपनी है, उसमें 10 लाख रुपया उसकी सेल ही थोड़ी, तो उसके लिए वही कैपिटल होगा, ठीक है। एक दूसरी कंपनी बिलियन की उसकी सेल है, उसके लिए वो माइनर सी होगी। तो रीजनेबल डिपेंड अपॉन द केस टू केस वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द फैक्ट कि आपके लिए लेयर और चीज़ होता है। आप हो सकता है आपके लिए लेयर और है, एक और दूसरा बंदा है उसके लिए और लेयर है, किसी के लिए कोई चीज़ लेयर है, तो रिलेटिव टर्म है, तो इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ये टैक्स में लीगैलिटी और इलीगैलिटी का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ हर किस्म की इनकम जो है फ्रॉम बिजनेस टैक्सेबल है। इवन दूसरी जो जिसको हम अदरवाइज डिसलाइक करते हैं, अनरिलीजियस समझते हैं, वो भी इधर टैक्सेबल है और उसके एक्सपेंडिचर भी अलाउबल है। तो वहाँ लेयर के मीनिंग और लिए जाएंगे। क्लियर जी। अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री है या आर्टिस्ट हैं या अदरवाइज़ कोई यहाँ किसी को लाइसेंस मिला हुआ है प्रोसिक्यूशन का, या अदरवाइज कोई काम है, कोई ड्रग है, कोई और चीज़ें जो परमिसिबल हैं, तो अदरवाइज़ हमारे रिलीजन में वो जस्टिफाइड नहीं है, हम नहीं उसको अलाउ करते। लेकिन उस यहाँ टैक्सेबल है तो उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी, फिर उसके अगर इनकम टैक्स लगानी है तो उसके एक्सपेंडिचर भी उसको देने हैं, तो वहाँ भी इंटरटेनमेंट होगी। तो वहाँ इंटरटेनमेंट होगी तो इंटरटेनमेंट के लिए ये रूल फिर फॉलो करें। वहाँ भी कस्टमर होंगे, तो जब कस्टमर होंगे वो गाना बजाना सुनने आएंगे, तो गाने बजाने के आप इनकम आएगी तो आपने टैक्स देना है। तो आप गाने बजाने के लिए एनवायरनमेंट पैदा भी करनी है, तो एनवायरनमेंट करनी है, तो इंटरटेनमेंट वाले ये सारे ये कंडीशन जो है वहाँ भी लिमिट है कि रीज़नेबल लेयर होना है। तो समझ आ गई आगे इवन रास्ते में जाते हुए आपको किसी के पड़े हुए पैसे मिल गए हैं, तो वो भी टैक्सेबल, वो भी टैक्सेबल है। तो आप पड़े हुए में कास्ट जो आई है वो भी आपको फिर अगर थाने वाले ने पकड़ लिया या कोई और, वो फाइन पेनल्टी हम आगे देखेंगे। उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर द पर्पज ऑफ दैट इनकम एक्सक्लूसिव इनको होली एंड एक्सक्लूसिव जो इनकर की हैं, तो यहाँ लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट इनकम का ताल्लुक नहीं। तो आपको जो भी आपका प्रोफेशन बिजनेस है, उधर वर्ल्ड हमने बिजनेस के साथ प्रोफेशन भी देखा है। तो प्रोफेशन में जिस तरह हमारे प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लायर है, डॉक्टर है, और भी बहुत आर्टिस्ट के आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन उनका तो ज़्यादा आगे, सोशल मीडिया है, दूसरे हैं जितने भी साफ़ी या एक अलहदा प्रोफेशन है ना, तो उनका फिल्म इंडस्ट्री का प्रोफेशन दूसरे बहुत आगे हैं वो। तो इसलिए उनकी भी इनकम है, उनके भी एक्सपेंडिचर है, उनकी इंटरटेनमेंट भी। तो सारे ये आप हमारे लिए नहीं है इंटरटेनमेंट, उनको भी सामने रखना। डन हो गए ठीक है। आगे ओनली एक्सपेंड इनकम ऑन द इंटरमीडिएट पर्सन रिलेटेड टू डायरेक्ट, आगे फिर उसके पे भी कंडीशन लगाई है। तो लेयर जो रीजनेबल लेयर है वो भी डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन रिलेटेड टू डायरेक्टली पर्सनस बिजनेस, उसका जो बिजनेस है उससे रिलेट करती हो, तो नहीं करती तो फिर नहीं। उसके बाद इन रूल इंटरटेन मीन्स वो मील शीज ये सारा आगे भी ठीक है।
जो वापस चलते हैं। उसके बाद एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाई ए पर्सन टू द फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड फंड, ग्रेजुटी फंड अप्रूव। तो इसमें जो आप जितनी कंट्रीब्यूशन अम्प्लायर करेगा टूवर्ड आपके ग्रेजुटी फंड है या उसके फंड है या प्रोविडेंट फंड है, सुपर एनुएशन फंड है, तो अनलेस अंटल 6 शेड्यूल में इसके 6 शेड्यूल का पार्ट 1, 2, 3 है जो अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड है, उसमें अप्रूव्ड सुपर प्रोविडेंट फंड है, तो उसके रूल रेगुलेशन के तहत उसकी एप्लीकेशन दे, ट्रस्ट बनाए और फिर अकॉर्डिंगली कमिश्नर से अप्रूवल ले। अगर अप्रूवल है तो अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन है तो फिर उस इन अकॉर्डेंस दैट तो फिर वो दैट अमाउंट जो है फंड में दी गई एम्प्लॉयर ने तो वो परमिजिबल है, डिडक्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो पहले इसमें डिफरेंट लॉ आते रहते हैं, केस लॉ आए हैं पहले कि पहले ये इसको डिफरेंट तरीके से उनके ये काउंटिंग मेथड के मुताबिक है, जब वो जितनी पेमेंट होगी वो अलाउबल होगी, जो प्रोविजन होगी वो नहीं होगी। लेकिन अब वो लेटेस्ट जो व्यू सुप्रीम कोर्ट का भी अभी ये कि जब उसमें कंडीशन लगा दी गई कि जो अनअप्रूव्ड अलाउबल नहीं है तो वो फिर नहीं अलाउबल। और दूसरा अभी एक लेटेस्ट आई है जजमेंट, उसमें उन्होंने कहा जी अगर एट द टाइम ऑफ जब क्लेम किया है नहीं अलाउबल, अगर आपने एप्लीकेशन दे दी है और सब्सिक्वेंटली वो आपका अप्रूव हो गया है तो आप एट द लेवल ऑफ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या क्योंकि पेंडिंग केस है तो वहाँ क्लेम कर सकते हैं, फिर अलाउबल है। ये अभी 2023 में लेटेस्ट जजमेंट है कि अगर नहीं भी अलाउ और एप्लीकेशन दी है सब्सिक्वेंटली वो हो गई है, अप्रूव हो गई है ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फंड या वो, तो दैन वो अलाउबल। क्लियर? इसके हम केस रख देख लेंगे। उसके बाद एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू द अप्रूव्ड फंड एंड अप्रूव्ड पेंशनर अप्रूव्ड फंड। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि पहले ये इसमें नहीं थी, तो क्योंकि यूजुअली ये होता है कि एम्प्लॉई का काटा जाता है 50% और 50% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये ना हो कि उन्होंने कहा 100% ही एम्प्लॉयर ने दी हो, तो अगर एम्प्लॉयर ने इवन अप्रूव्ड भी है और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टूवर्ड ग्रेजुटी जो होगी या ये जितने फंड होंगी वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी। जितनी कंट्रीब्यूशन है उसमें उसका 50% जो है वो उस तक हद तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा दोगे तो वो कैसे इनएडमिसिबल होगी। Any contribution made by the person to any provident fund or other fund established for the benefit of employee of the person, unless person has made effective arrangement to secure tax deductive under section 149 from the payment made. इट मीन्स अगर उसने विद होल्डिंग की डिडक्शन जो पेमेंट पे होती है ऑफ द सैलरी या फंड पे अगर वो नहीं की और डिडक्शन नहीं होती तो फिर इवन दो वो आपका अप्रूव्ड भी है 50 विद इन द 50% भी है, लेकिन डिडक्शन की जो अरेंजमेंट इफेक्टिव नहीं की हुई फिर भी वो इनएडमिसिबल हो जाएगी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड दीज फंड्स, प्रोविडेंट फंड हो, सुपर हो, ग्रेजुटी हो या कोई और। क्लियर? अच्छा, एनी फाइन एंड पेनल्टी पेड आर पेबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। अगर आपकी कोई आपको फाइन हुआ है, पेनल्टी हुआ है तो किसी लॉ की कंट्रावेंशन ऑफ किसी लॉ की, तो वो उसको आप एज ए एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई लेट पेमेंट है, कोई कंपनसेशन है, कोई और चीज़ है तो वो पेनल्टी में नहीं आएंगी। स्ट्रिक्टली लॉ को आपने कंप्लाई विद करना है और लॉ को आपने कंप्लाई विद नहीं किया और लॉ में वो पेनल्टी प्रोवाइडेड है, चाहे सेक्शन 33 में है या उसके सेक्शन 19 उसका है, आपका FED का है या आपका कस्टम का है, लॉ में पेनल्टी वाला सेक्शन हो और उसमें पेनल्टी और फाइन अलग-अलग चीज़ें। फ़ाइन यूजुअली प्रोसिक्यूशन में होता है और पेनल्टी आपकी जो है मॉनेटरी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। तो यहाँ तो मॉनेटरी का ही कंसेप्ट है और किसी पहले ऑफेंस हो पेनल्टी या फ़ाइन के लिए पहले वो ऑफेंस उस लॉ में प्रेस्क्राइब हो और उसका सेक्शन उसकी डिस्क्रिप्शन हो कि ये ऑफेंस की इंग्रेडिएंट है, ये ऑफेंस है और ये आपने कंप्लाई विद करना है और इसका ये सेक्शन है। अगर आप इसकी कंट्रावेंशन करेंगे तो फिर पेनल्टी भी प्रेस्क्राइब हो कि ये आपको पेनल्टी लगेगी। वो आपको
प्रेस्क्राइब ऑफेंस आपने कमिट किया हो, उसकी भी आगे कमीशन की भी है कि आपने डेली जहाँ कहीं पेनल्टी का वर्ड आता है तो साथ ही नोइंगली और विलफुली का वर्ड भी आता है। मिंजरी या एक्टरी हम कहते हैं कि वो आपने इंटेंशनली काम किया हो, ऑफेंस किया हो, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट फुलफिल वो होते हों और आपने कमीशन की हो, कमीशन के यहाँ से वो सेक्शन की भी वायलेशन हो जो उसमें मेंशन हो और उसमें पेनल्टी भी हो। पेनल्टी के बाद फिर वो पेनल्टी ये नहीं कि वो एडजुडिकेट भी हो, ये नहीं है कि एडजुडिकेट हो ही नहीं, जस्ट प्राइस का आप कहें जी पेनल्टी है आपको लग गई है, तो वो एडजुडिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने की हो तो उस सिचुएशन में आपने उसकी पेमेंट भी की हो, तो फिर आपने अगर पेमेंट की है तो उस सिचुएशन में पेनल्टी और जो फाइन जो आपको हुआ है वो फिर आपका इनएडमिसिबल नहीं है। अगर वो पेनल्टी ऑफेंस ही नहीं है फिर उसकी अदर देन दैट है तो वो पेनल्टी और इसके स्कोप में नहीं फॉल करती तो वो इसमें नहीं आएगी, लेकिन वो इट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एज ए पेनल्टी एंड ऑफेंस विद इन द डेफिनेशन, तो फिर वो वायलेशन और कंट्रावेंशन ऑफ लॉ रूल रेगुलेशन की भी हो, वो प्रेस्क्राइब रूल हो जो लॉ हो, तो फिर देन वो इनएडमिसिबल होगी। उसके बाद है एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई ए पर्सन। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर जो हम वेल्थ में शो करते हैं, जैसे आपका आपके हाउस है, हाउस का रेंट है, घर है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, या बच्चों के एजुकेशन है, यूटिलिटीज़ हैं, आपके क्लब के खर्चे हैं, या आपकी अदर देन बिजनेस पर्सनल ट्रैवलिंग है, तो वो सारे जो हेड हैं उसके मुताबिक वो आपने कोई इनकर किए हैं वो आप बिज़नेस में नहीं ला सकते। अगर कोई आप वायर का टूर है, बिजनेस भी साथ है, वो भी साथ है, वो अपॉर्चुनिमेंट का हम 67 सेक्शन 67 जो है उसके मुताबिक फिर पोर्शन होगी, जो जितना पोर्शन पर्सनल का है वो फिर आपका इनएडमिसिबल है। इसके बाद एनी प्रॉफिट ऑन डेट, हाँ उसके बाद एनी अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड आर कैपिटलाइज इन एनी मैनर। तो कोई रिजर्व फंड आपने क्रिएट किया हुआ है या कोई अमाउंट कैपिटलाइज की है तो वो वाली आपको अलाउबल नहीं है। कैपिटलाइज से मुराद जो आपका आप जब आपका इनकम बन गई है, प्री टैक्स इनकम है, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस है, फिर प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन आपने शेयर इशू कर दिए हैं या उसमें से कैपिटलाइज कर दिया, कोई रिजर्व फंड बना लिया, आपने कहा कि मैं बिल्डिंग खरीदनी तो ये इसको मैं फ़ंड में ट्रांसफ़र करता जाता हूँ, तो वो वाला जो रिज़र्व है क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, वो रिज़र्व में जितना ट्रांसफ़र किया है उसको डिडक्ट नहीं आप कर सकते, क्योंकि जैसे टैक्स नहीं कर सकते इस तरह आफ्टर प्रॉफिट कोई चीज़ें एक्सपेंस है जो आफ्टर प्रॉफिट में होती हैं वो भी अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं। तो इसलिए रिजर्व में ट्रांसफ़र करने से वो आपके पास ही हैं, जस्ट आपने एक प्रोविजन रखी है वो अलाउबल नहीं है, या कैपिटलाइज आपने कर लिया है उसको तो वो अलाउबल नहीं। उसके बोनस शेयर या दूसरे इशू आपने कुछ शेयर कर दिए या और किसी तरीके से कैपिटलाइज किया है, उसी प्रॉफिट को अगर आपने यूज़ करते हैं तो यूज़ करने फिर दोबारा फिर अगेन टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि उसी प्रॉफिट से तो आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया, आप उस प्रॉफिट को आगे आपका फंड में या कैश में या अदर एसेट में जाएगा तो उसको अगेन टैक्सेशन फिर नहीं होगी, और उसको हम एक्सपेंडिचर भी नहीं समझेंगे कि ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो रिज़र्व में लेके जाना या उसको कैपिटलाइज करना उसको एज ए एक्सपेंडिचर नहीं समझेंगे। ऐसे समझ लें कि उससे हम कोई एसेट खरीद लिया कैपिटलाइज तो वो फिर एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो अलाउबल एक्सपेंडिचर। इस तरह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन पेड बाई AOP टू मेंबर ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी की सिचुएशन यूजुअली हम कहते हैं कि कंपनी क्यों बनाई है, तो कंपनी में यही है कि उसके प्रॉफिट को आप कम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टर की सैलरी रख सकते हैं, 8-10 डायरेक्टर हैं तो वो वर्किंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं, दूसरी फीस भी होती हैं तो वो अलाउबल है। लेकिन अगर AOP है या इंडिविजुअल है तो उस सिचुएशन में जो उसकी सैलरी होगी या उसने लोन दिया हुआ है या ब्रोकरेज कमीशन कहता है कि मैंने ब्रोकरेज की है विद अपने आप से, एक बंदा अपने आप से ही पैसे नहीं ले सकता ना, आप खुद ही लोन देके कहे मेरे इंटरेस्ट, या खुद ही काम तो बिज़नेस के लिए करना है, खुद ही कहे मैं ब्रोकरेज की इसमें 2% लिया ये मैं रख लेता हूँ, ये बिज़नेस का नहीं है, तो वो वाला, या उसे कहे मैं सैलरी ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें इंडिविजुअल में और AOP में ये चीज़ें अलाउबल नहीं है। अगर हाँ एक रेंट अगर है, आपकी प्रॉपर्टी आपने दी है तो यहाँ रेंट डिसअलाउ नहीं, अगर आप ये जो स्पेसिफाइड हैं ये चीज़ें डिसअलाउड हैं, आपने रेंट प्रॉपर्टी दी हुई है अपने AOP में अपनी, तो अब उस पर रेंट आप ले सकते हैं, वो अलाउबल होगा वो, क्योंकि इसमें रेंट नहीं। तो लोन दिया हुआ है उस पर आप प्रॉफिट एंड डेट जो आएगा वो नहीं है जो प्रॉफिट एंड डेट की डेफिनेशन, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी AOP लेंगे आप तो वो आपकी अलाउबल है।
उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो क्रॉस चेक वाले हैं कि क्रॉस चेक आप नहीं देंगे तो इसमें एनी एक्सपेंडिचर फॉर ए ट्रांजेक्शन पेड आर पेएबल अंडर सिंगल हेड विच इज़ इन एग्रीगेट 250,000 मेड अदर देन क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन बैंक क्रॉस चेक ड्राफ्ट क्रॉस चेक पे और any other क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट showing transfer amount from the bank account of the taxpayer provided online transfer from the business account of the owner to the business account of the as well as payment through credit bank shall be treated as a transaction through the banking channel subject to condition that such are verifiable from the bank statement of respective payer and pay. तो जो पेयर है उनकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ। तो पहली बात है कि जो भी ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है वो है आपकी एक हेड जो जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो 2.5 लाख है। अगर 2.5 लाख तक है एक हेड तो उसमें आपको ये अप्लीकेबल नहीं है। एक तो ये एक 2 लिमिट्स हैं, एक लिमिट है हेड की टोटल हेड की, एक है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की। तो टोटल अगर हेड आपका सैलरी है रिपेयर मेंटेनेंस है रेंट रेट्स हैं उस हेड में ही अगर 2.5 लाख ही था ना 2.5 लाख से अगर नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख है तो 2.5 लाख तक अगर हेड है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। एक बात तो ये दूसरा इसमें ये एक्सक्लूजन में पहली एक्सक्लूजन ये है कि अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन उस हेड में 2.5 लाख है तो अप्लीकेबल नहीं। अब 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आपका 2.5 लाख से ऊपर होगा तो फिर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 2.5 लाख वाली कंडीशन स्लिप होगी वो उसमें से लेफ्ट होगी। अब आपने क्या देखना है उस हेड में हर ट्रांजैक्शन जो 25,000 से ऊपर है उस पर आपने क्रॉस चेक करनी है या बैंकिंग चैनल्स के लिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधर है बैंक उसकी स्टेटमेंट में भी जो पेयर है पेई दोनों की स्टेटमेंट से वो वादे हो तो अमाउंट कितनी है 25,000 तक वो नहीं अप्लीकेबल। अगर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन आपके 25,000 की पेमेंटें की हैं इसमें इनवॉइस अमाउंट का कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनवॉइस आपकी 5 लाख की है लेकिन आपने चेक काट के दिए 25,000 की इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से कम के हैं सारे तो फिर ये अट्रैक्टेड नहीं। 25,000 से ऊपर है तो जो भी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल होगा वो फिर इस पर अप्लीकेबल है। क्लियर 25,000 का ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 20,000 पेमेंट लेकिन इस वर्ड एक्सपेंडिचर है। अब आपने वो पेमेंट ऊपर लिखी हुई है पेमेंट है तो 25,000 की पेमेंट है तो 2.5 लाख और यहाँ ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का देखा जाएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग है तो 25,000 एक अब एक्सपेंडिचर वो 2.5 लाख वाला है ये आप ये 25,000 वाला है तो 2.5 लाख का तो हेड है और उसमें एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर की पेमेंट देखी जाए कितनी ग्रास आप देखेंगे इंडिविजुअल पार्टी के क्योंकि आपका रनिंग है अक्रूवल है तो 25,000 तक वो ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन आपका एक्सपेंडिचर है ऊपर है तो आपने क्रॉस चेक करना है कम है तो नहीं करना। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ तो ये एक्सपेंडिचर जो है ये आपके वैसे परमिजिबल है इन पे आपको ज़रूरत नहीं। यूटिलिटी बिल्स क्रॉस चेक की ज़रूरत नहीं है कि जितने आप गैस है बिजली है पानी है या कोई और है आपके। इस तरह फ्रेट चार्जेस हैं कोई आपका गुड पर्सन या लोडिंग गुड्स या किसी चीज़ की फ्रेट चार्जेस हैं ट्रैवल फेयर आने जाने के जो है पोस्टेज आपके पोस्टेज वो पेमेंट ऑफ टैक्सेज ड्यूटी फी फाइन और अदर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन तो ये सारे आपके एग्जाम्प्ट है। इन हेड में कोई है तो उस पर अप्लीकेबल नहीं है। प्रोवाइडेड फर्दर आल्सो दैट शैल नॉट अप्लाई टू द कंपनी फ्रॉम द डेट क्लॉज ए हैज़ बीन मेड इफेक्टिव थ्रू द नोटिफिकेशन इशू बाय ये कौन सी थी 1A कौन सी करेंगे वो नीचे अलहदा आ गया हुआ लेकिन उसकी भी डेट नहीं आई। हाँ वो आई नहीं वो नीचे वाला है पूरा एक्सपेंडिचर बाई ए कंपनी इसकी भी नहीं आई। ये एनी एक्सपेंडिचर बाय द टैक्स पेयर बीइंग कंपनी फॉर द ट्रांजेक्शन पेड डिजिटलाइज पेमेंट के लिए आया था कि कंपनी जो है उसी तरह वही है सारा कुछ वही है डिजिटलाइज उसका जो मोड होगा बैंकों के जरिए पेमेंट उसकी होगी तो वो वाला उसका FBR ने नोटिफाई करना है तो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ तो इसलिए इनऑपरेटिव इनफेक्टिव। इसमें इशू ये आ गया था कि बैंक्स जो है ना हाँ वो ट्रांजैक्शन इतना डिजिटलाइजेशन वाला बैंक के पास भी उतनी अरेंजमेंट नहीं थी तो इस तरह वो डिफ़िकल्ट था। रूल भी ख़िलाफ़ था वैसे भी आजकल तो फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं इधर से उधर डिजिटलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं फंड इधर से उधर तो इसलिए उसको भी कर्व करना
ज़रा मुश्किल था, इसलिए इसको अभी इफेक्टिव नहीं किया गया। तो वो तो डिडलाई कंपनी की पेमेंट है, फिर उसका और भी उसके हार्डशिप भी। तो अब कंपनी किसको अलाउ करे? आगे तो वो चेक ले देते हैं कि चीफ अकाउंटेंट कर दे या 2 बंदे कर दें, तो फिर तो वो डायरेक्टली डिटेलाई फिर काउंट कर एक बार जो हमारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले सारे, बाद में उसको पकड़ते फिरे लो वो जैसे चला जाएगा दुबई या बाहर कितने यूके USA असैलम ले लेगा, लोग कहने आ जाओ जी फंड लैके आओ, उत्थे इंसेंटिव मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट लैके ते विदेशी दे लो माजवर। तो इसलिए वो हार्डशिप की वजह से उसको अभी तक इन इफेक्ट। हाँ, तो वैसे वो ही सफिशिएंट है, पहले वाला इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये IMF की शर्त आई, हाँ शर्त आई थी कि आप जी इस तरह पेमेंट करें, क्विक करें, ये हुआ रहा। आपको याद है हम इकट्ठे गए, हाँ। तो मैंने जी हमारी मजबूरी है, हमारी सही डालना, उधर से आया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मजबूरी के इस तरह प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि बोर्ड करेगा, तो बोर्ड करेगा ही नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट भी आ गई एज पर IMF, लेकिन नीचे कंस्ट्रेंट भी लगा दी कि बोर्ड करेगा ही नहीं, तो चल वो फिर उसी तरह रहेगा। उसके बाद जी सैलरी पेड पेबल एक्सीडिंग 25,000, जैसे वो एक्सपेंडिचर सैलरी के लिए अलहदा उसके लिए दे दिया। सैलरी क्या उसमें शामिल है कि नहीं है, ये एक अलहदा बात है कि एक्सपेंडिचर में सैलरी शामिल है कि नहीं, एक्सपेंडिचर में भी सैलरी शामिल है। तो स्पेसिफिक कर दी तो फिर इसका specific हाँ, rate होता है। बेसिकली इसको सैलरी को स्पेसिफिक कर दिया, तो क्या अगर ना होता तो फिर सैलरी उसमें थी, आप सैलरी स्पेसिफिक कर दी है, तो सैलरी में क्या वो 2.5 लाख वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि 25,000 पर month ये कर दिया। 25 है, क्योंकि सैलरी होती यूजुअली मंथ बेसिस पे, एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन बेस पे होता है, तो इसलिए मंथली बेसिस की वजह से उनके सैलरी को जहाँ जिसी की 25,000 से अबव वाली सैलरी है तो उस पर ये लगेगा एक्सीडिंग, अगर काम वाली है उसमें क्रॉस चेक या वो सिस्टम नहीं लगेगा। ऊपर अगर अदर देन क्रॉस चेक की तो डिसला होगी। पढ़ लेते हैं, सैलरी पेड पेबल एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ आफ्टर अदर देन क्रॉस चेक आर डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ फंड टू एम्प्लॉय बैंक अकाउंट आर थ्रू डिजिटल मीन्स। डिजिटल मीन अभी हुआ नहीं, तो ये इससे अगर है तो फिर ठीक है। उसको एक्सेप्ट एज पर इधर एक्सपेंडिचर पेड और पेबल कैपिटल, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जो यूजुअली आपके कैपिटल नेचर के एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, या कैपिटल है आपके, या आपने कोई किए कैपिटल नेचर के लोन बारो किया उस पर कोई किए हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो है आप इनएडमिसिबल है। सिर्फ वो जो अभी हमने पढ़े थे उसमें सेक्शन 20 में जो कि डेप्रिसिएशन वाले हैं, डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन और प्री इंटेंजिबल इनकम, वो अलाउबल है, उसकी प्रोटेक्शन है, बाकी अलाउबल नहीं। उसके बाद एक्सपीरियंस सेल प्रमोशन एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर इनकर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। फार्मास्यूटिकल में 10% से ज़्यादा प्रमोशन पब्लिसिटी नहीं हो, अबव देन दैट होगा तो आप कैलकुलेट हम कर सकते हैं, अबव होगा तो इनएडमिसिबल होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट एज कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब, ये भी रूल में है, यूटिलिटी वाला नहीं है तो नहीं, तो वहाँ जो लिमिट प्रेस्क्राइब होगी उसके बाद रोल में नहीं है, उधर ही आ हैं जाओ। ये हैं? सेक्शन 21 पे वापस आ गया। हाँ चलो, वो रूल है नहीं, मेरा रूल अभी आया नहीं है, तो इसलिए अभी इन्फेक्टिव है। रूल आएगा तो सब्जेक्ट टू दोज कंडीशन होगा। उसके बाद हाँ क्यों हो गया, क्यों आ गया? any expense attribute to sale made to person required to be but not registered under sale tax by the industrial undertaking computed in accordance with the following formula। अगर आप अनरजिस्टर्ड को किसी को सेल करते हैं तो उसकी सेल रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, तो सेल रेशियो से डिडक्शन भी आपकी डिसला हो जाएंगी। अगर आपकी टोटल सेल सपोज 1 लाख रुपए है, तो आप देखेंगे इसमें से इनएक्टिव या अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसकी कितनी है, तो एक्सपेंडिचर जो एडमिसिबल है उसको भी उस रेशियो से आप कर देंगे। लेकिन उस रेशियो से सपोज आपकी 100% ही है तो सारे के सारे डिसअलाउ नहीं होंगे, उसमें उन्होंने लिमिट रख दी कि अप टू दिस %। ठीक है, तो नीचे इसकी कैलकुलेशन उसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगी। A over B, A is the total amount of deduction claim in part, B is the turnover, टर्न की रेशियो कर लेंगे कि क्या रेशियो बनती है, C कर देंगे तो सेल जो है उसको अनरजिस्टर को कितनी उसका पोर्शन बनेगा। वैसे सारा ही डिसअलाउ होगा पोर्शन, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट वो नीचे देख लेते हैं। अलाउंस शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन, तो 10% से ज़्यादा ना, और जो प्रोपोर्शनेट आई है टोटल डिडक्शन का 10 से ज़्यादा ना। ठीक है जी,
यानी कि 100% ही आ जाए, आप 100% ही आपकी सेल है को अनरजिस्टर्ड को, तो 100% ही आपके एक्सपेंडिचर सारे डिसअलाउ नहीं कर दें। जैसे वहाँ 25% उसका परचेज का रॉ मटेरियल का रखा था, तो यहाँ भी 10% जो है ना रजिस्टर को या उसको है उस आगे नोटिफाई इसमें से एक्सक्लूड करने की पावर जो है बोर्ड के पास है, प्रोवाइडेड दैट बोर्ड में एग्जाम्ड पर्सन आर क्लास फ्रॉम दिस क्लास सब्जेक्ट टू सर्ट कंडीशन एंड लिमिटेशन एज में बी प्रेस्क्राइब देयर कमेंट्स टू फोर्स इतना एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटर सेल क्लेम बाय पर्सन हु इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला भी देख लें। Any expenditure attributed to sale claimed by any person who is required to integrate but failed to integrate this class with the board through approved physical electronic device and software provided under section shall not exceed 8%। जैसे वो था तो इंटीग्रेट नहीं है, इंटीग्रेट सेल है 8% तक, ये उसी तरह कैलकुलेशन होगी। तो ये था विद रिगार्ड टू ये अब हमारे जो एक्सपेंडिचर। अब इसके साथ साथ ही हम सेक्शन जो है ना 34 का 5 पढ़ लेते हैं। 30 सेक्शन 2 जो है वो विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग सिस्टम है कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है वो क्रूअल है या आपका कैश सिस्टम है, तो वो जो उसमें प्रेस्क्राइब है तो उस सिस्टम को आपने अडॉप्ट करना है और प्रॉफिट एंड गेन आपके उसके मुताबिक कैलकुलेट होंगे। पुराने 3279 में था और इसी तरह इंडिया में जो था या एक्ट में था, वहाँ पावर थी ऑफिसर को कि आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर सके, प्रोवाइडेड कि वो उस पैटर्न पे नहीं है जिस तरह पिछले पैटर्न पे था, या उसमें कोई मेजर फॉल्ट डिफेक्टिव सिस्टम हो और उसके इनकम प्रॉफिट गेन रिड्यूस ना होता हो। तो दो कंडीशनों में वो सिस्टम को आपने जो सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है और उससे प्रॉफिट गेन जो आपने ड्राइव किए हुए हैं उसको रिजेक्ट कर सकता था दो कंडीशनों में, कि आपने इस साल वही सिस्टम नहीं अडॉप्ट किया जो कि पिछले पास्ट प्रैक्टिस में था। दूसरा ये सिचुएशन थी कि आपने आपके सिस्टम जो अडॉप्ट किया है उसमें मेजर फॉल्ट हैं, डिफेक्टिव सिस्टम है और उसकी वजह से एक्चुअल जो प्रॉफिट गेन या इनकम है रिड्यूस नहीं हो सकती जो चार्टेबल टैक्स है। तो उस सिचुएशन में वो सिस्टम को आपके अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने अडॉप्ट किया था उसको रिजेक्ट पहले करता था, रिजेक्शन के बाद उस पर ड्यूटी थी कि फिर आप वो एस्टिमेशन करें, वो सेल की, प्रोडक्शन की, परचेज की, ग्रॉस प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ, या वो डिटरमन करे कि कितनी होनी है, एस्टिमेशन अगर डिटरमन करे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करे कि इसका एक्चुअल प्रॉफिट जो है, गेन प्रॉफिट या डिडक्शंस ये हैं, और वो डिटरमिन करने की उसके पास पावर थी और डिस्क्रिशनरी पावर थी। और डिस्क्रिशन को एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन एविडेंस जो है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग, उस बेसिस पे वो कर सकता था पहले भी। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस में वो जो भी आपने अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया है, कंपनी के लिए तो रूल लग गया, दूसरों के लिए ऑप्शनल है, जो आपने अडॉप्ट किया है वो जो दो बेसिस पुराने थे अब नहीं रिजेक्ट कर सकते, उसने मैंडेटरी है कि उसी को ही एक्सेप्ट करना है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिजेक्शन की अब पावर नहीं है। लेकिन एडिशन या डिसअलाउइंग के लिए वही 122 वाला, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी, सेल्फ असेसमेंट के बाद बाई में अमेंड करनी, तो जो बाई की कंडीशन है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लेके आए तो या ऑर्डर 19 प्रोड्यूस होता रेवेन्यू हो, उन पैरामीटर को फॉलो करते हुए फिर उनकी एडिशन डिलीशन उसमें इनकम में हो सकती हैं। अल्ट्रेशन में हमने यही कहा कि इन एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर सकता है, या आगे देखते हैं, अब 34 को हम देखते हैं, फिर 174 को देखेंगे और बाकी फिर उसको देखेंगे। तो 34 का 5 34 का वेयर एनी पर्सन हैज़ अलाउड, 34 का 5 और सेक्शन 70, तो ये दोनों सेक्शन जो है इनका पैरेलल सेक्शन जो था 79 में वो 25 था, यहाँ पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं, आगे कंपैरेटिव में लिखा होगा, तो 25 सेक्शन वहाँ था। तो इसमें वेयर ए पर्सन हैज़ अलाउड ए डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पर्सन हैज़ नॉट पेड द लायबिलिटी और पार्ट ऑफ द लायबिलिटी टू द
to which the deduction relate within 3 years of the end of the tax year in which deduction was allowed, the unpaid amount of liability shall be charged to tax under the head of income from business in the first year following the end of 3 years. Clear? तो उसके बाद अगला पढ़, वेयर पर्सन हैज़ बिन अलाउड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ट्रेडिंग लायबिलिटी एंड सच लायबिलिटी हैज़ बिन ड्राइव बेनिफिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लायबिलिटी, द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द टैक्स ईयर इन विच बेनिफिट इज रिसीव्ड। उसके बाद वेयर अनपेड लायबिलिटी चार्ज एज ए रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 5 एंड पर्सन सब्सिक्वेंटली पे द लायबिलिटी आर पार्ट ऑफ द लायबिलिटी, द पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन द टैक्स ईयर इन विच पेमेंट इज मेड। तो पहले वाला है कि अगर आपने ट्रेडिंग लायबिलिटी को शो की हुई है तो ट्रेडिंग लायबिलिटी अगर वो ओवर 3 ईयर है कि इस साल आपने क्लेम की है, 3 साल अगले गुजर जाते हैं, चौथे साल में तक भी वो आउटस्टैंडिंग रहती है तो वो फिर एज ए आपका वो एडिशन हो जाएगी, तो इनएडमिसिबल हो जाएगी और आपकी एडिशन हो जाएगी वो लायबिलिटी। क्लियर? इसी तरह अगर लायबिलिटी आपकी है, एक तो ये सिचुएशन होगी कि ट्रेडिंग लायबिलिटी हो और उस साल किसी साल में वो अलाउ हुई हो, ये कंडीशन ज़रूरी है कि मेयर ट्रेडिंग लायबिलिटी और एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं हुई तो वो नहीं, वो ट्रेडिंग लायबिलिटी जो ऑलरेडी आपने क्लेम की हो प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ एक्सपेंडिचर में, और आपको वो अलाउ हुई हो एज ए एक्सपेंडिचर, फिर वो आउटस्टैंड करती रहे 3 साल तक, तो फिर चौथे साल में उसकी एडिशन हो सकती है। एक इसमें एक सवाल है, एक एम्प्लॉय ने कहीं कोई एम्बेजलमेंट की, सब्सिक्वेंटली उसने जितनी भी एम्बेजलमेंट की उसके अगेंस्ट उसने चेक दे दिए, वो चेक बाउंस हो गए, बंदा गायब हो गया। अब वो एक तरफ से रिसीवेबल भी खड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर और उसको 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, कोर्ट में केसेस मौजूद हैं, FIR भी हुई है और ऑर्डर 37 के ऊपर जो है ना वो भी केस हुआ है, मतलब दोनों तरह से जो है। अब ये कितनी देर तक ये मैं नहीं लगाऊँ। पहली कंडीशन ये है कि वो ट्रेडिंग लायबिलिटी हो, दूसरी कंडीशन ये है कि ऑलरेडी आपने क्लेम की हो और आपको एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर अलाउ हुई हो किसी साल में, ठीक है, एज ए एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल एक्सपेंड क्लेम करके आपको अलाउ भी की हो डिपार्टमेंट ने, तो अलाउ करने के बाद जिस साल में अलाउ हुई है उससे अगले 3 साल आउटस्टैंड रहे और बैलेंस शीट में रहे, आपने पेमेंट ना की हो, और फिर चौथे साल में वो ऐड हो सकती। फिर इस चीज़ को सामने रखते हुए आप अपना केस भी देख लेना। उसके बाद अगली सिचुएशन है, फिर वो चौथे साल में ऐड हो सकती। जब आपने चौथे साल ऐड कर दी तो सब्सिक्वेंटली आपने अगर 5वें साल पे कर दी तो उसमें वो अलाउबल हो जाएगी। एक सिचुएशन ये सिचुएशन होगी 3 सालों वाली, ठीक है। चौथी सिचुएशन ये आ गई कि आपकी लायबिलिटी इस साल में आपने है, लेकिन अगले इस साल में आपने उसको क्लेम किया है, लेकिन अगले साल में आपने लायबिलिटी पे कर दी और उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। आपने क्लेम की 2 लाख रुपए, 2 लाख आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपने रखी, और अगले साल जब आपने पे की इमीडिएट नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जिस साल में भी की, तो उसने कहा जी इसके आधे पैसे दे दो। आपने 2 लाख की बजाय 1 लाख दे दिए। 1 लाख आपको बेनिफिट हुआ है, तो जिस साल आपने दिया है उस साल 1 लाख आपका उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें टैक्सेशन हो जाएगा। तीसरा रिकॉप ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो सेक्शन 70 है। तो सेक्शन 70 में आपने एक एक्सपेंडिचर इनकर किया है, इनकर के उसको पैसे दे दिए, उसने कहा यार पैसे ज़्यादा हैं चल तू कम कर ले, आपने 70,000 दे दिया, उसने 10,000 आपको वापस दे दिए। तो ये रिकॉप ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअली आपने क्लेम किया, आपको डिडक्शन मिली 70 की, लेकिन एक्चुअल खर्चा आपका कितना हुआ, जितना उसने वापस दे दिया वो कम हो गया, तो वो फिर ऐड हो जाएगा। फिर अब आपकी एग्जांपल आगे चल। अब एम्बेजलमेंट जो है, अगर एम्बेजलमेंट है तो वैसे अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें कोई चोरी हो गई, एम्प्लॉई बिजनेस में ही है ना, तो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस है और वो स्टॉक एंड ट्रेड से डील करती है, तो एम्बेजलमेंट हो गई है, कैश है, हैंडलिंग है, चोरी हो गई है, तो एम्बेजलमेंट यूजुअली ऑर्डिनरी वो एक्सपेंस डायरेक्टली इंडायरेक्टली बिजनेस रिलेट करता है, वो अलाउबल एक्सपेंडिचर है। अगर अलाउबल हो गया हुआ है, अगर अलाउ हो गया हुआ है तो बाद में वो रिकवर हो गया, इंश्योरेंस करवाई है या कहीं और से या उस बंदे से जिसने चोरी की उससे रिकवर हो गया, तो अलाउ ज़्यादा हो गया तो जितना रिकवर हुआ वो ऐड हो जाएगा।
इसी सिनेरियो में। अब 2 लाख आपने क्लेम कर लिया, ये चोरी हो गई, एम्बेजलमेंट हो गई, एक्सपेंडिचर ला हो गया, बाद में रिकवरी उससे पुलिस ने आपको 1 लाख रिकवर कर दिया। नहीं, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि फर्ज के किसी बंदे ने किया था, उसके बाद उसे चेक दे दिए, लेकिन चेक जो है वो बाउंस हो गए, और साथ ही साथ जो है ना जब बाउंस हो गए तो आपने उसके जो है वो 489 आपका पर्चा भी करा दिया। पर्चे वो तो इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है ना। अब 4 साल से ज़्यादा हो गया, 8 साल हो गए, 8 साल बाद भी बंदा जो ना वो गायब है, मिल सुन नहीं सुन लेना, रहा। अब ऐसी अब सुन लेना, पहले बात यह है कि वो पैसे ले गया है, वो रिसीवेबल तो नहीं थे, जी जी कि रिसीवेबल थे? नहीं, रिसीव के लिए आपने रिकॉर्ड कर लिए कि एम्बेजलमेंट ने रिसीवेबल फलां, वो तो अगर रिसीव दे दिया, इसलिए कहो सर, ठीक है रिसीवेबल ही का शो कर दिए ना आपने, या रिसीव कर लिए, नहीं रिसीवेबल किया। चलो रिसीवेबल करके आपने लाइबिलिटी बुक कर ली, इधर एम्बेजलमेंट एक्सपेंस डाले, उधर रिसीवेबल फ्रॉम ए पार्टी कर दी। अब वो 3 साल तक उससे नहीं मिलते तो चौथे साल में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस साल आपको क्लेम भी किए हों और इस साल आपको जिस दिन एम्बेजलमेंट हुई है, चोरी हुई है, उस दिन आपको अलाउ भी हो गए हों और आपका टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग दैट आई हो, क्लियर, क्लेम किए हो और अलाउ हो गए हो, और उधर ट्रेडिंग लायबिलिटी आपने बुक की हो, इधर एक्सपेंस बुक किया, उधर रिसीवेबल, उससे रिसीवेबल आपने बुक कर लिया, ये तो पेएबल है, रिसीवेबल हैं? रिसीवेबल रिसीवेबल तो ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है। नहीं है, लेकिन वो बैलेंस शीट में है ना कि अभी 4 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। नहीं, वो रिसीवेबल पे तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हैं? वो तो रिसीवेबल भी आपने डाल लिया होगा, इधर एक्सपेंडिचर पा लिया कि चोरी हो गया, उधर इनकम भी डाल ली होगी तो रिसीवेबल फिर डाला होगा ना, सही हैं? समझ गया। सर रिसीवेबल के अगेंस्ट तो हम बैड डेट से क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, वो अलग है, केस चल रहा है, चलते चलते कुछ साल के वो प्रोविजन डालते हैं, बैड डेट है, वो अगला कंसेप्ट दे रहे हैं। अभी हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर तो एक तो आपका कैश ज़ाया हो गया ना, एसेट ज़ाया हो गया, आपने कैश को खत्म, एक्सपेंडिचर डेबिट और कैश क्रेडिट, ये तो एक्सपेंडिचर आपने बुक कर लिया, तो ये अलाउ हो गया, ठीक है। अब दूसरा आपने बुक किया कि रिसीवेबल फ्रॉम ए, उसको डेबिट किया और इधर इनकम भी डाली, इनकम भी तो क्लेम की ना कि उससे लेना, या बुक ही ना करें, अगर बुक किया इनकम तो बुक कर लिया आपने। अब आइंदा डाउटफुल बैड डेट और रिसीवेबल पे चलेंगे, तो जब पैसे आ जाएंगे दूसरा उसके मुताबिक डील होंगे, वो रिसीवेबल और इनकम से ट्रीटमेंट होगी। अगर आपने टैक्स दे दिया इधर, आपने इनकम भी तो साथ कर दी ना, उतना एक्सपेंस किया, इनकम भी क्या बराबर हो गया, फैक्ट तो कोई ना पड़ा ना। अब आप बाद में उसका जो आप रिसीवेबल है उसको डाउटफुल के लिए आप प्रोविजन डाल दें, फिर वो उसके लिए बैड टू द एक्सटेंट ऑफ बैड डेट जितना होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। कैश तो चला ही गया ना, वो तो एक्सपेंस हो गया, अब बात कैश वाली ख़त्म होगी, एम्बेजलमेंट ख़त्म होगी, अब इनकम और उसकी बात आ गई रिसीवेबल की, तो उसको आपने पहले बुक किया रिसीवेबल, तो उधर इनकम बुक कर ली, अब इनकम ऐड करके आपने टैक्स कर दी ना, तो अब टैक्स कर दी, तो इसमें से अगर वो नहीं रिसीव होता तो एज ए बैड डेट आप क्लेम कर सकते हैं। तो बैड डेट के लिए अलग सेक्शन है, तो उसको हम देख लेंगे कि कितना आप कर सकते हैं, जो रिकवरेबल ना हो उसकी कंडीशंस है कि आपने रिकवरेबल मैयर पूरे प्रॉपर ले हो, ये हो, फिर आप डाल सकते हैं, फिर रिकवरी जब हो जाए फिर टैक्स दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अभी इनकम की है, इसी तरह आपने कहते हैं ये जो बैड डेट है, तो फिर एक्सपेंस उतना डालें, जब रिकवरी होगी तो उस साल उतना फिर टैक्स देगा। क्लियर होगी आपकी एग्जाम्पल? तो वेयर ए पर्सन हैज बीन, इसको हमने पढ़ लिया, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर लिए, सारे ऑलमोस्ट हो गए, 70 देख लें। हाँ जी, बाकी अगले में। Uh, 66 से आ जाए हम, उस 66 से ऊपर आ जाए, ये सारे इम्पोर्टेंट है। नहीं नीचे ही था बेटा, वो हेडिंग आ रहा था या यहीं से, ये कॉमन रूल जो हैं, इससे इनकम ऑफ जॉइंट ओनर फॉर द पर्पस सब्जेक्ट सच ना वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और पर्सन देयर रिस्पेक्टिव शेयर एंड डेफिनेट, तो ये प्रॉपर्टी दो AOP की है, सर्टेनेबल है तो इंडिविजुअल होगी, नहीं तो अदरवाइज क्लब होगी। क्लियर जी, ये पहले भी हमने पढ़ा है।
प्रॉपर्टी वाला जो है, इनकम फॉर प्रॉपर्टी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है जॉइंट 2 लोगों की, तो वो अगर असर्टेनेबल नहीं है उनका शेयर, या डेफिनेट और सर्टेनेबल नहीं है, तो फिर क्लब होकर इकट्ठी होगी एज ए उसको AOP करके जितना रेंट होगा, एक्सपेंट भी जॉइंट ये वो फिर टैक्सेशन होगी। अगर उसमें शेयर में प्रॉपर्टी भी सर्टेनेबल है और डेफिनेट है, तो फिर इंडिविजुअल की सेग्रीगेशन अपॉर्चुनिमेंट हो जाएगी और अपनी अपनी टैक्स होगी। और अगर उसमें कोई मिनिमम टैक्स जो अलाउबल है एक्सपेंस 4 लाख तक, वो दोनों को लहदा होगा, अदरवाइज कॉमन का सारी का 4 लाख होगा। क्लियर? वो आगे नेक्स्ट में अपॉर्चुनिमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये वो मैंने पहले जो कहा था कि जहाँ कोई एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर हुआ है, लेकिन वो कॉमनली एक इसको हम कहेंगे कुछ कॉमनली या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, जो किसी का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है वो उसी से डायरेक्ट करेंगे, जॉइंटली और कॉमनली या काफ़ी सारे हेडों को फिर उसकी अपॉर्चुनिमेंट ऑन रीजनेबल बेसिस करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिमेंट का है। जैसे हमारी स्कीम्स है और फाइनल डिस्चार्ज वाली या फिक्स वाली और नॉर्मल, एक एक्सपेंडिचर हुआ है डेप्रिसिएशन या दूसरे उधर भी इनकर हुआ है उधर भी इनकर हुआ है, तो उसमें सारे एक्सपेंडिचर जो इनकर हुए हैं तो उसके हम पहले डिफाइन करेंगे कि एक्सपेंडिचर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी बिजनेस से या किसी चीज़ से। अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है तो वो उसी में से डिडक्ट करेंगे। अगर कॉमनली इनकर है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर उसकी अपॉर्चुनिमेंट करेंगे। वो उसके लिए हम काफ़ी सारे बेसिस अडॉप्ट कर सकते हैं। एसेट बेस हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है, स्क्वायर फुट हो सकता है, तो और भी काफ़ी सारे बेसिस हो सकते हैं। सेल बेसिस होता है, तो उस बेसिस पे हम उसकी अपॉर्चुनिमेंट करेंगे। तो अपॉर्चुनिमेंट के लिए कि जहाँ कोई होली एक्सक्लूसिव कोई एक्सपेंडिचर जो है उसका वो पोर्शन निकालना है जो होली एंड एक्सक्लूसिव था बिजनेस है। अगर एक एक्सपेंडिचर है जैसे रिपेयर है, वो प्रॉपर्टी वाली पे भी है, बिजनेस एसेट का भी है और आपके किसी और का भी है, तो वो जैसे अदर सोर्स में भी प्लांट मशीनरी रेंट पे भी दी है, तो कॉमनली आपने सारों का एड किया, तो तीनों में आपने अपॉर्चुनिमेंट करना है, जो इतना एरिया बेस या जो भी बेस आपने अडॉप्ट करनी। तो इसमें सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन और अलाउंसेस रिलेट टू ड्राइवेशन ऑफ मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम। तो 1 हेड ऑफ इनकम कितने? 5 हमारे हेड ऑफ इनकम है। सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, बिजनेस के अलावा अब क्या इन कैपिटल गेन है और अदर सोर्स है। एक हेड से ज़्यादा इनकर हुआ हो तो उस सिचुएशन में उस एक्सपेंडिचर को उन हेड के में जिन पे हुआ है उसको अपॉर्चुनिमेंट करेंगे। ड्राइवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजेज ऑफ टैक्सेबल एंड क्लासेज ऑफ इनकम टू विच 4, 5 और 4 अप्लाई। सबसे 4 सेक्शन 4 ये FTR और वो वाले हैं ना, उसमें अगर आप वो अप्लाई होते हैं तो उसमें या एग्जम्पशन वाले भी हैं। आपकी इनकम एग्जम्प्ट भी और टैक्सेबल भी है, तो आप सारे एक्सपेंडिचर आप टैक्सेबल के नीचे नहीं डाल सकते, तो आप उसकी भी अपॉर्चुनिमेंट करेंगे, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम भी तो अर्न हुई है, उसकी भी तो कास्ट है, उसकी भी परचेज है, उसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिंग है। तो उसी तरह आप जैसे फाइनल फिक्स वो वाली इनकम है, उस तरह एग्जम्प्ट इनकम भी है। तो नॉर्मल इनकम के और फिक्स, फाइनल और एग्जम्प्ट को अपॉर्चुनिमेट करेंगे। तो ये फाइनल वाले हैं 4 का 5 फिक्स जा रहा हूँ, फाइनल फिक्स जो है उसके मुताबिक। ड्राइवेशन चार्जेड अंडर द हेड इनकम एंड टू सम अदर पर्पज़। तो जैसे एक अदर पर्पज़ मीन पर्सनल पर्पज़, तो आपने रिपेयर घर की भी कराई है, इसकी कराई, इकट्ठे पैसे दे दिए। अब बिजनेस वाला पोर्शन रहेगा, वो वाला नहीं। ट्रैवलिंग की है, बायर भी की है, पर्सनल भी है। तो जहाँ बिजनेस वाला रहेगा, जो पोर्शन आप समझते हैं वो वाला है। या घर में ही ऑफिस है तो रेंट पे लिया हुआ है, ये यूटिलिटी खर्चे हैं, तो घर के भी हैं, बाहर के भी हैं। जो पर्सनल वाले हैं वो उधर नहीं, अदर पर्पज़ के, जो बिजनेस वाले हैं उधर के। तो इस तरह अपॉर्चुनिमेंट का सेक्शन जो है 67 जो जहाँ आपने एक्सपेंडिचर क्लेम करने हैं, वहाँ उसमें भी पर्सनल इनएडमिसिबल था, कैपिटल पर इनएडमिसिबल था, तो उसके मुताबिक आपने अपॉर्चुनिमेंट की। इसके साथ रूल 13 भी है, 13 तो सिंपली एक्सपेंडिचर लायबल नहीं है, वही जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड और रिलेटेड है टू द बिजनेस, वो वाला बिजनेस में, जो प्रॉपर्टी वाला है प्रॉपर्टी में, जो अदर वाला है अदर में, कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो वहाँ, ठीक है। और सारे हेडों में एक ही एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं है। जो अगर कॉमनली इनकर्ड है तो उसका प्रोपोर्शनेट, जितना प्रोपोर्शन बिजनेस का है बिजनेस में, जितना उसका प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी, जितना कैपिटल गेन में कैपिटल में, जितना वो आपका उसमें है उसमें, या कोई सैलरी वाला है तो सैलरी में। Apportionment of expenditure reduction allowance. The rule apply for the purpose of section 67 which provide for apportionment of expenditure reduction allowances incurred for more than one purpose. तो
तो उसके बाद एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउंसेस दैट इज इनकर्ड फॉर ए पार्टिकुलर क्लास और क्लास शैल बी एलोकेटेड टू क्लास और क्लास एज द केस। जो पार्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे बिजनेस के अंदर ही एक टेक्सटाइल है, एक आपकी टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल है, काफ़ी सारे बिजनेस हैं बिजनेस है, तो उस क्लास में जो जिससे रिलेटेड है डायरेक्टली या एक्सपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट वाला है, एक लोकल, जो एक्सपोर्ट के खर्चे हैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो पोर्शन नहीं कर रहे, वो एक्सपोर्ट के सेल के नीचे लेस कर रहे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड उसके हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेने कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द पर्पस या क्लास ऑफ इनकम या हेड या नेचर या जो भी आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम है, उससे डायरेक्टली रिलेटेड क्या है। वो सोर्स आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, जैसे टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल, शुगर है, ये आपका कटाई है, कंपनी एक में ही है, तो वहाँ आप देखेंगे टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल में डायरेक्टली जाएंगे, जो शुगर वाले फार्मास्यूटिकल है वो डायरेक्टली है। इस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नेचर ऑफ बिजनेस है, एक बिजनेस है एक्सपोर्ट भी करते हैं लोकल भी करते हैं, तो एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट में से लेस करेंगे, दूसरे में से करेंगे। क्लियर? इस तरह आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक एक्सपेंडिचर आपने देखने हैं और एक लिखने हैं कॉमन एक्सपेंडिचर। कॉमन का मतलब जिसको डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट ना कर सकते हो किसी से, तो वो कॉमनली हो तो जॉइंटली या कॉमनली हो तो उसकी सेग्रीगेशन मुश्किल हो, आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट एट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो, तो उस सिचुएशन में उसको अपोर्शनमेंट आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है एनी कॉमन एक्सपेंडिचर जो है एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रिलेट टू एट्रीब्यूटेड नॉन बिजनेस एडवांसेस लोन एंड रेफर टू इंसान एट्रीब्यूटेड बिजनेस इंक्लूडिंग प्रेजेंटेड एग्जाम्पल शैल बी एलोकेटेड टू ईच क्लास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए बी सी। ए इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बी इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिसीट। तो ये सेल बेसिस पे समझ लें, यहाँ उन्होंने फार्मूला दे दिया। तो कॉमन एक्सपेंडिचर को आप जो जनरल रूल है हमें कि प्रोडक्शन बेस करना है, स्क्वायर फुट करना है, उस पर करना है, उस पर नहीं कर सकते। तो क्योंकि प्रेस्क्राइब फार्मूला दे दिया गया कि ग्रॉस रिसीट जो है उससे कितनी उससे कितनी, उस बेसिस पे उन एक्सपेंडिचर को कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है तो आपका टोटल टर्नओवर क्या है तो उसकी कितनी है उसका परसेंटेज आ जाएगी, सेल का परसेंटेज है उस पे से भी जितनी परसेंट है उस तरह उसका टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव डिडक्शन और नेट गेन और फॉर ऑल इनकम। इसमें अब इम्पॉर्टेंट जो है वापस ए इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बी इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रॉस रिसीट विदाउट deduction of expenditure for the tax year for the class of income, and is the C is the total amount of gross receipt without deduction of expense, deduction and allowances, and net gain for the tax year of all classes of income। बाद में सर्विसेज वगैरह होती हैं तो वहाँ फिर आपका टर्नओवर की बजाय तो कुछ एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके जैसे एडमिन सेलिंग है तो वो फिर बजाय सेल के करने फिर नेट गेन जो प्रॉफिट गेन होता है उसके मुताबिक प्रोविजन। वेयर हाउएवर नेट गेन ब्रोकरेज कमीशन अदर इनकम इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ टर्नओवर सच ट्रांसफर शैल बी कंप्यूटर ग्रास बेसिस। वही जो मैंने कहा है, तो वहाँ फिर आप ग्रास बेसिस पे जो है वो, क्योंकि टर्नओवर में ऊपर वाले में तो है ही नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग वाले उस बेसिस पे, ये वाले क्योंकि आपकी इनकम ही ग्रास में ऐड हुई है तो ग्रास इज ज़्यादा अप्रोप्रिएट थिंग ना, बजाय उसकी सेल लें इसका ग्रास प्रॉफिट लें, कि सर्विसेज आपकी ग्रास प्रॉफिट के एक्सपेंस होना है तो ग्रास प्रॉफिट आप लें, गुड्स वाला तो सर्विसेज वाले सर्विसेज इनकम लें, दोनों को ऐड करके जो रेशो बने उसके मुताबिक चल भी ग्रास प्रॉफिट इज ना ऑपरेटिंग फिगर कंपोनेंट बी सी है उसी को मॉडिफाई। The term gross of mean net of receipt is where expense deduction allowances are to be allocated among different classes under section. Consideration shall be received to the nature source class on the reasonable basis to earn such class particular allocating selling expenses. Where allocation expense deduction allowances is made in accordance of rule, a certificate of chartered account cost management stating the basis of allocation shall be accepted unless significant variation are found, and where books of are not required to be audited. The reasonable based on the subclass 3 and 4 may be adopted which would be accepted by the commissioner unless variation। जो सर्टिफिकेट ले लें या कमिश्नर सर्टिफाई कर दे, सिग्निफिकेंट वेरिएशन वुड बी बियॉन्ड द लिमिट ऑफ, ये रेंज भी दे दी 10+% इतने तक ठीक है बस रूल। ऐसे क्लास ऑफ इनकम को पाकिस्तानी सोर्स सैलरी शैली ये सारे होना क्लियर जी। ये अपोर्शनमेंट जो है इसके मुताबिक है। तो इसके बाद एक रह गया सेक्शन, वो 174 है। रिकॉप वाला हमने पढ़ लिया कि नहीं? 70 हैं 70 रह गया सर, हम पीछे तो चले गए 70 से।
नहीं 67 पे ही थे हम तो। 70 दफा देख ले, रूल पढ़ रहे थे। अच्छा हाँ, वापस आ जाए जल्दी जल्दी को। पे आ जाए। 70 और 174 पे फिर हमने जाना है, जल्दी जल्दी कर ले। सरवाला साहब का ख्याल है कि 174 को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल पढ़ाएंगे हमें। चलो चलो ये इस ठीक। 70 कर लो। recop the expenditure where person has been allowed a deduction for an expenditure or loss incurred in the tax in the computation of a person income chargeable tax under the head income and subsequently person has received in cash or kind any amount in such in loss, the amount so received shall be included in the income chargeable tax under the head in the year in which it is received। तो अब एम्बेजलमेंट हो गई है, आगे रिकवर हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, जिस साल रिकवरी होगी उस साल इनकम में डाल लेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कम हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। करेंसी एवरी अमाउंट टेकन इनटू शैल बी रुपी, आगे चलो वेयर अमाउंट छोड़ दें। सीजेशन ऑफ इनकम, ये भी हमने नीचे है डबल, ये इंपॉर्टेंट है। रूल प्रिवेंटेड डबल ड्राइवेशन डबल टैक्स, ना डबल डिडक्शन करनी है ना डबल ड्राइविंग करनी है। फॉर द पर्पज वेयर इनकम इज चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड ऑन द बेसिस दैट इज अ रिसीवेबल द अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल टैक्स अगेन ऑन द इट इज रिसीव्ड। डिटेल से पढ़ेंगे। बस आखिरी है, द अमाउंट इज चार्ज अंडर द हेड ऑन द रिसीट बेसिस अमाउंट शैल नॉट बी चार्ज अगेन ऑन इट रिसीव्ड। फॉर द पर्पज एक्सपेंडिचर का ये रेलेवेंट है हमारा। Any expenditure deducted under this section on the basis that is payable, the expenditure shall not be deducted again on the basis that is paid। अगर हम रिसीवेबल अक्रूवल बेसिस पे अलाउ कर दिए, जब पे करेंगे तो दोबारा उसको क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह जब पेमेंट बेसिस पे अलाउ कर दिया है तो फिर पेएबल बेसिस पे दोबारा जब उसको नहीं कर रहा, ख़त्म हो गया। रिकॉप एक्सपेंडिचर है, जैसे मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मुझे अगर अलाउ है 25,000 रुपये महाना जो है ना कि मैं स्पेंड कर सकता हूँ कैश बेसिस के ऊपर, मुझे मैंने चाय मंगवानी है या अपने ये जो रिकॉप तो हो रहा है कि आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया है, बाद में रिकवरी हो गई उसकी, यहाँ बिजनेस में एक्सपेंडिचर हो गया। पर्सनल एक्सपेंडिचर तो लॉयबल नहीं है, यहाँ बिजनेस एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। सैलरी नहीं, वो तो सैलरी गवर्नमेंट के लिए तो सेक्शन आपका 12 है ना, सैलरी वाला। सैलरी के अगेंस्ट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट अपना बिजनेस रन करने यानी कि रन करने के लिए जिसको मैंने एम्प्लॉय रखा है, हाँ उसको उन्होंने अलाउ किया हुआ कि तुम 25,000 रुपये तक महाना जो है ना खर्चा कर सकते हो। ठीक है सही। यानी कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट का ये पैसा जो उसके जो मिलने के लिए आ गया उसके चाय पानी ठीक अपना जो है हाँ बिजनेस पर्पस के लिए वो सैलरी का पार्ट तो नहीं माना है, गया। नहीं वो सही है। अगर सैलरी को उसको दिए हुए हैं तो अलग बात है। अब अगर बिजनेस के लिए है तो क्या आप जैसे आप भी एम्प्लॉय को दे देते हैं बजाय गवर्नमेंट को, क्या यहाँ भी आप एम्प्लॉय रखा हुआ है, डायरेक्टर को पैसे दे लें कि इस हद तक परचेज कर सकते हो, आप एडवांस ले लो, उसको हम एडवांस दे देते हैं, ठीक है ना। बिजनेस का एक्सपेंस होगा सैलरी की। सुन लेना बात सुन लेना, जो ही आप पैसे देंगे डायरेक्टर को कि आपने परचेज के लिए दिए हुए हैं तो उसके नाम डालेंगे और एडवांस उसके नाम बुक कर देंगे। जो जितना वो रसीदें देगा उसके उतना एक्सपेंस कर देंगे, उतनी एडवांस में लेस कर देंगे। एडवांसेस टू स्टाफ नहीं होता तो एडवांसेस टू स्टाफ अगेंस्ट एक्सपेंस होगा। और ये एक्सपेंस जो है ये हम बीडीएल में सारा क्लेम करेंगे या इसके अगेंस्ट हमें सारी इनवॉइसेस रखनी पड़ेंगी? एडवाइस भाई वो देगा तो हम देंगे ना। जैसे आप अगर एम्प्लॉय को अगर आप देखें तो एक तो एम्प्लॉय की सैलरी होती है, एक एम्प्लॉय को हम एडवांसेस देते हैं। एडवांसेस एक तो सैलरी के एंगेज देते हैं कि पर्सनल उसके खर्चों के लिए कि घर के अपना कोई इमरजेंसी है वो एडवांस सैलरी के एंगेज दे सकता है। दूसरा एडवांस एंगेज गुड्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स भी देते हैं कि आप हमारी गुड्स हैं उसके लिए एग्रीमेंट किया भी ये माल इसने खरीदा है इसको एडवांस दे दें। जैसे जैसे वो इनवाइसिंग देगा उसी तरह बुक करते जाएंगे और विद होल्डिंग माफ़ी नहीं होगी, उसी तरह वो करनी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि कंपनी पैसे हमेशा ही खुद तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो नहीं परचेज करती ना, किसी को ही आगे देगी ना, तो उसकी पेमेंटें शेमेंटें वैसे वो करेगा भी तो ही इज़ एक्टिंग एज एजेंट। तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है, जैसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसी तरह वो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के बिहाफ पे करेगा। तो जितनी वो परचेज करके दे देगा इनवॉइस और पेमेंट है उतनी बुक हो जाएगी, बाकी उसकी तरफ एडवांस खड़ा रहेगा। एंट्री तो 500 रुपये आज ही उसके जब दिया है ना उसके नाम बुक कर दें,
ठीक है, उसको एडवांस बुक कर दें, रिसीवेबल उससे कर दें, कैश में दे दें। एंड पे वो 75,000 से ज़्यादा निकल जाती है, सुन तो रहे ना, फिर मैं उसकी withholding करूँ। नहीं सुन तो रहे, बात सुन रहे। आज आपने पैसे दिए हैं ना, तो आज आपने बुक कर देना है, ये आपका इंटरनल मैटर है। आज कैश में से निकल के पैसे किसके पास चलेगा? चाय वाले के पास। चाय वाले का नाम रिसीवेबल लिख दें, ठीक है ना, एडवांस टू चाय वाला। बैंक या कैश में से आपने पैसे दिए, उधर से निकल के चाय वाले से रिसीवेबल हो गई, ठीक है। अब चाय वाला जो है, अब जब चाय वाले को दिए उस वक्त तो आपने विद होल्डिंग नहीं करनी ना, ठीक है ना। अभी तो जब वो उसने पेमेंट करनी है, परचेज करनी है, उस वक्त विद होल्डिंग होगी ना। नहीं सर, थोड़ी सी वो एग्जांपल में कंफ्यूज कर गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उनको बाय डेजिग्नेशन साथ मिलता है पेटी कैश। हम भी देते हैं 15,000 रुपये महीना लाए खर्च कर हर रोज। हाँ। लेकिन जब वो एम्प्लॉई होता है आपके पास 3,000, तो पेटी कैश की जरूरत लगाते हैं तो 5, 7, 10 करोड़ रुपया बन जाता है एक पूरी अमाउंट। हाँ ठीक है। अब जब एफबीआर में आप जाते हैं 161 का उसका विद होल्डिंग करवाने, तो एफबीआर कहते हैं जी आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स विथहेल्ड नहीं है। नहीं, वो जो वो- अमाउंट्स हैं वो मेजरली जिस तरह वहीं पे कोई कैंटीन वाला बंदा बैठा है उसको पेमेंट्स जा रही हैं लेकिन हर ऑफिसर अपने बिहाफ पे दे रहा है। वो एक कलेक्टिव चेक किसी का उसका नहीं जा रहा एम्प्लॉयर का, वो हर एम्प्लॉय का अपनी तरफ से वो पहचान है, और एम्प्लॉय उसको मंथ एंड पे एक एम्प्लॉयर से चार्ज कर लेता है। वो जितना उसको बिल मुहैया करता है, सही बात। फिक्स अलाउंस नहीं है, जितने वो बिल मुहैया करेगा उतने पैसे वो उसको अगले महीने के लिए और दे देंगे, भाईजान आप फिर आप कर। ठीक है, सही है। बेसिकली ऐसा ही है, जैसे कंपनी आपकी जब कंपनी मान रही होती ना, तो उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के सारे खर्चे जो है ना डायरेक्टर दे रहा होता है। तो डायरेक्टर को आप पैसे दे दें तो डायरेक्टर पैसे देता रहे, और डायरेक्टर कह रहे मैं तो इंडिविजुअल लायबल ही नहीं, इंडिविजुअल पे तो विद होल्डिंग नहीं है ना, और किसी सर्टन लिमिट से ना बढ़े। तो कंपनी कहे जी हमने तो पैसे दिए नहीं, हमने तो इसको लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है, तो हम पे तो लायबिलिटी बनती नहीं है। ऐसे ही है ना कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर को पैसे दे दें 161 वाले में दोबारा कर लेंगे। और दे दें कंपनी को, यूजुअली ये प्रैक्टिस होती है ना। तो अभी इसमें अभी एक अमेंडमेंट भी आई है, क्योंकि पीटीवी केस है जिसमें उन्होंने कहा जी, पीटीवी को कहा कि आप, रेडियो वालों ने कहा कि आप हमारा, यूटिलिटी वालों को कहा कि हमारा लाइसेंस भी कलेक्ट कर लें। तो लाइसेंस कलेक्शन किया, तो लाइसेंस कलेक्ट करके उन्होंने अपने पैसे काट लिए, बाकी उनको दे दिए। तो उन्होंने कहा जी आप, मुझे तो पैसे मिल गए हैं, मैंने सर्विसेज जो इनको देनी थी वो तो उसने काट लिए, मैंने पेमेंट की नहीं, डिडक्शन क्यों करूं? ठीक है, तो उस पर उन्होंने अब अमेंडमेंट आ गई है। उस वक्त तो हो गया कि भाई क्योंकि पेमेंट नहीं की, तो 158 सेक्शन है कि पेमेंट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो विद होल्डिंग इवेंट राइज होगा, तो उस वक्त करनी होगी। तो अब उसमें आ गया कि जब आपने पैसे रिटेन रखे हैं ना, वो भी डीम टू बी पेड है, और आपने उस पर करने हैं। 233 में भी आ गया, 233 में भी आ गया, उसमें भी आ गया। अब उसके मुताबिक अगर या तो आप लोन लेंगे, लोन लेके आप परचेज करते हैं, सपोज आप परचेज करते हैं, आपको एडवांस दे दिया, फिर आप कहते हैं जी मैंने परचेज की, फिर आप सेल भी तो करें। नहीं सर, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर की चाय पानी की बात हो रही है, फर्दर सेल। अरे अगर आप चलो वो भी कर लें, उसी को भी ला लें। पहले आप कहें जी मुझे पैसे मिल गए, या तो आप करेंगे जी कंपनी के ब्याह पे मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं एक, क्योंकि जितने डायरेक्टर या अप्लाई होते हैं दे आर एक्टिंग एज ए एजेंट या ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। वो आपके पैसे नहीं हैं, आपको एक ट्रस्ट पे मनी दी है, अमानत दी है कि इस तरह इन पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं। अब जहाँ भी आप पेमेंट करेंगे तो कंपनी वो ऐसे ही है जैसे कंपनी पे कर रही है, इवन दो आप अपने अकाउंट में जमा भी करा लें ना कराएं, उससे फर्क पड़ना थी। अगर कंपनी ने पेमेंट की है तो कंपनी आपको एक तो क्रॉस चेक दे, दूसरा जितनी विद होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी पे है। आप तो एम्प्लॉई हैं, आप अपना बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो एज ए ट्रस्टी कंपनी के कर रहे हैं ना काम, तो कंपनी के ब्याह पे अदरवाइज भी तो ट्रस्टी जो डायरेक्ट चेक है वही काटते हैं ना, वही विद होल्डिंग कौन करता है? अकाउंटेंट करता है या वो करता है? तो कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं करती ना। तो आप भी अगर पेमेंट लेके पेमेंट करते हैं तो आपने विद होल्डिंग फॉर्मेलिटी सारी और क्रॉस चेक की फॉर्मेलिटी जो है थर्ड पार्टी को है वो करनी है, इवन तो आपके अकाउंट से रूट हो रही है
क्लियर जी। तो अदरवाइज अगर आप ये डिपार्टमेंट को कहते हैं ये तो जी मैंने की है एज ए इंडिविजुअल, तो मेरे पे ला नहीं, वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आपको मानते हैं आपने की, तो आपने जब एक्सपेंडिचर किए तो वो सेल की है टू द कंपनी, फिर लोन लिया आपने, लोन लेके परचेज की, फिर आपने वापस भी तो दिए ना, एक्सपेंडिचर बुक हुआ, तो आपने पैसे लिए, परचेज की, उधर से सेल की इनको, फिर या आप एज ए एजेंट रहे या आप एज ए इंडिविजुअल बिजनेस बने, तो आप एम्प्लॉई हैं तो यू एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द या ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, आप उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, अपना कोई नहीं कर रहे हैं, इवन दो ट्रांजैक्शन रूट हो रहे हैं आपके ज़रिए। इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर ने कि रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है दैट इज टू बी लुक्ड इनटू फॉर द चार्जेबिलिटी। एक्चुअल फॉर्म कहाँ से घूम रहा है ये नहीं देखना कि इधर गया उधर गया, 10 बंदे आपको दिए एम्प्लॉई, आपने उसको दे दिए, उसने उसको दे दिए, उसने फिर परचेज किया, चाय की पत्ती आपको पैसे दिए, आपने पियन को दिए पत्ती लिया, अब वो कहे मैंने भी तो पैसे लिए हैं, तो आपके पास पैटी है तो उसके पास भी तो गई है ना। 100 आप रोज़ 1000 रुपये देते हैं, 900 का आता है, 100 फिर उसके पास बच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सर आज चूँकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का, खुसूसी मशहूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आज हम मेजर इश्यूज सेक्शन 122 के हवाले से देख रहे थे। जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया कि इसके ऊपर अभी 2-3 लेक्चर्स और आएंगे, क्योंकि 122 से रिलेटेड वो कह लें कि एलिमेंट्स, वो रीजनिंग जिनकी वजह से 122 की अमेंडमेंट असेसमेंट हो सकती है, उसको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 देख रहे हैं और देखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।